हेलो स्टूडेंट्स, सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन के पहले ई लेक्चर में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। बच्चों, ये जो सब्जेक्ट है सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन, ये बीटी यूपी के 6th सेमेस्टर में यानी 6वें सेमेस्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा होता है उसमें एक कॉमन विषय होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैकेनिकल के यदि दृष्टिकोण से देखें तो आगे चल के आज का जो समय है वो सीएनसी मशीनों का है। जो भी उत्पादन कार्य हो रहा है, प्रोडक्शन, वो सीएनसी मशीनों की सहायता से हो रहा है। तो आगे चलकर यदि आपको सीएनसी सीखना है तो उसके लिए थ्योरी का ज्ञान, जो नॉलेज है, वो आपको होना चाहिए, तभी आप आगे चल करके इसमें महारत हासिल कर पाएंगे। और सब्जेक्ट पास करने के लिए, उसके अच्छे नंबर लाने के लिए तो नॉलेज होना ही होना चाहिए। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, एक पूरी क्लास में एक ही लेक्चर में पूरा एक चैप्टर में फिनिश कर देता हूं। तो आज जो पहला चैप्टर है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं कि पहला चैप्टर है विषय परिचय यानी इंट्रोडक्शन। यानी इसमें पूरा का एनसी, सीएनसी, डीएनसी, इसके बारे में पूरा बताया गया है। सिलेबस आप सभी के सामने है, आप देख पा रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये इंट्रोडक्शन टू एनसी, यानी एनसी क्या होता है, सीएनसी, डीएनसी क्या होता है, देयर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, मशीन टूल कंट्रोल यूनिट क्या होती है, और सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, ईथरनेट टेक्निक्स क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स टू बी मशीन्ड ऑन सीएनसी मशीन्स, प्रॉब्लम्स विद कन्वेंशनल सीएनसी, न्यू डेवलपमेंट्स इन एनसी, एक्सेस आइडेंटिफिकेशन, पीएलसी कंट्रोल एंड इट्स कंपोनेंट्स। ये है प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस जो एनएसक्यूएफ के अनुसार बीटी यूपी के सिलेबस में दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सिस्टमेटिक बिल्कुल चलेंगे बिंदुवार। लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप फोटो देख लें कि सीएनसी मशीन जिसके बारे में हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो आखिर होती कैसी है। और निश्चित तौर पर आपने सीएनसी मशीनें देखी भी होंगी। तो ये मैं अपने यहाँ का वर्कशॉप का आपको दिखा रहा हूँ। ये एक लेथ मशीन है, आप सभी ने देखी होगी, आप जानते होंगे। आप देख पा रहे हैं कि इसमें चक लगा है, जिसमें जॉब लगा है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है जिसकी सहायता से हम चिप के रूप में धातु को रिमूव करते हैं, मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं। अब ये इसी तरीके की एक जो लेथ मशीन है वो आप देख पा रहे हैं, सीएनसी लेथ है। तो ये जो बच्चों आप देख पा रहे हैं चित्र में, ये कौन सी मशीन है ये लेथ, लेकिन ये सीएनसी लेथ है। तो इसमें आप खास बात आप देख पा रहे हैं कि एक ये देखिए, एक बड़ा सा ये बॉक्स इधर एक आप देख पा रहे हैं, और एक ये कंट्रोल पैनल जिसमें एक कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस रखा आपको दिख रहा है, इस तरीके से है। तो बच्चों इसमें अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला जो कवर यदि हम हटाते हैं, इसके अंदर हम इसको खोलेंगे तो अंदर का जो व्यू है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यानी इसमें भी देखिए चक लगा है, उसमें जॉब यानी कारखंड को हमने फिक्स किया हुआ है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, इसमें कूलेंट की सप्लाई के लिए सिस्टम बना है। तो बच्चों दोनों में मैं अंतर आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कन्वेंशनल जो लेथ है उसमें क्या करते हैं, हाथ से हम जो कटिंग, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को ले जाते हैं, फीड देते हैं। लेकिन इसमें बच्चों क्या करते हैं, जो सीएनसी में अगर आप देख पा रहे हैं, सीएनसी लेथ, ये भी लेथ मशीन है, इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, एक प्रोग्राम बनाते हैं। आप देख पा रहे हैं ये प्रोग्राम इसमें कंप्यूटर में बना सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, बाहर से एक पेन ड्राइव लाए, प्रोग्राम जिसमें बना हो, प्रोग्राम निर्देशों का एक समूह होता है, कोड के रूप में जिसको लिखा जाता है, उसको हम लगाएं इसमें। और यहाँ पर हम क्या करें, पूरा का पूरा जो वर्क पीस है उसको लगा दें, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को फिक्स कर दें, मशीन को ढक्कन बंद करके हम इसको जब ऑन कर देंगे तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मशीनिंग ऑपरेशन करेगा तो इसका एनिमेशन भी इसमें दिखाई देता है। यानी हम ढक्कन बंद कर देते हैं, मशीन को ऑन कर देते हैं, तो जो भी हमने प्रोग्राम में लिखा होगा, जो निर्देश हमने दिए होंगे, वो ऑटोमेटिक कटाई होगी, यानी मशीनिंग ऑपरेशन होगा। और जब मशीनिंग ऑपरेशन पूरा फिनिश हो जाएगा तो मशीन अपने आप रुक जाएगी। तो ये बच्चों सीएनसी मशीन और जो कन्वेंशनल मशीन, मतलब परंपरागत जो लेथ मशीन चली आ रही है, उन दोनों में आपने अंतर देखा कि एक लेथ मशीन है कन्वेंशनल लेथ, और दूसरी जो है वो सीएनसी लेथ है। दोनों लेथ, लेकिन आप देख रहे हैं कि दूसरा कैसे ऑपरेट कर रहा है, कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा। प्रोग्राम हमने फीड दिया और उसके आधार पर वो मशीन अपने आप चलने लगी, अपने आप पूरा कटाई किया और उसके बाद अपने आप रुक गई। तो एक लेमैन की तरह, एक मतलब हम मानते हैं कि आपको जैसे कभी हो सकता है कोई जानकारी ना हो, नॉलेज ना हो, तो ये हमने बेसिक समझा। इसको अब हम पूरा डिटेल, क्योंकि पूरा सिलेबस है, पूरे के कई सारे चैप्टर्स हैं, उसमें पढ़ाया जाएगा तो हम पढ़ेंगे। अब हम सीधे बात आ जाती है, हम बात करेंगे सिलेबस के अनुसार जो जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड है, निर्धारित है। तो सिलेबस में सबसे पहले दिया है एनसी मशीन्स। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि एनसी मशीन्स होती
होती क्या है। तो बच्चों एनसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल। एन से न्यूमेरिकल, कंट्रोल से होता है, सी से होता है कंट्रोल। तो एनसी का मतलब आप समझ गए क्या है, न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो न्यूमेरिकल का अगर हिंदी में अर्थ समझे तो इसका मतलब होता है संख्यात्मक, संख्या जैसे 0 1 2 3 इस तरीके से। और कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। तो अगर हम इसको शब्द से अर्थ समझे तो इससे ये समझ में आता है कि संख्यात्मक कोड के रूप में एक हम प्रोग्राम बनाए। प्रोग्राम का मतलब एक निर्देशों का समूह तैयार करें, उसको बनाकर किसी मशीन को नियंत्रित करना ही क्या कहलाता है, एनसी मशीन। तो ये बच्चों एनसी मशीन में हम ये एक चीज समझ पा रहे हैं कि एक प्रोग्राम बनाया जाता है जिसमें न्यूमेरिकल्स यानी कंट्रोल संख्यात्मक वैल्यू होती हैं, उनसे क्या करते हैं, प्रोग्राम तैयार करके हम मशीन को नियंत्रित करते हैं। तो वो ऐसी मशीन कहलाती है एनसी मशीन। तो बच्चों एनसी मशीन को प्रथम बार 1940 में विकसित किया गया था। वो एनसी मशीन में जो मशीन टूल्स जैसे लेथ हो गया, मिलिंग इत्यादि की गतियों को नियंत्रित करने के लिए पंच कार्ड या मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता था। प्रारंभ में जब 1940 में ये बनी थी तब आधुनिक तकनीकें जो आज हम प्रयोग करते हैं वो उस समय नहीं थी। तो पंच कार्ड किस तरीके से होता था वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो और मैग्नेटिक टेप कैसा होता था वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उनके द्वारा क्या करते तो उसमें छोटे छोटे प्रोग्राम लिखे जाते थे और उसके द्वारा जो है लेथ मशीन और मिलिंग मशीन को ऑपरेट किया जाता था। तो ये जो पंच कार्ड या मैग्नेटिक टेप होता है उसमें लिखे कोड को पढ़ करके मशीन निर्देशों का पालन करते हुए कटाई का कार्य करती थी, यानी मशीनिंग ऑपरेशन करती थी। तो बच्चों आपने बिल्कुल सरल तरीके से समझ लिया है। नोट्स जरूर बनाते चलना है, साथ में कॉपी पेन ले लीजिए, जो मैं बताता जा रहा हूं उसको बनाते चलिए और साथ में लिखते चलिए, वही आगे चल करके आपके काम आएगा। तो एनसी मशीन का बिल्कुल क्लियर हो गया। एनसी मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल, और न्यूमेरिकल कंट्रोल से मतलब है कि एक संख्यात्मक कोड के रूप में हम क्या करें, एक प्रोग्राम बनाएं यानी निर्देशों का समूह बनाएं और उससे किसी मशीन को नियंत्रित करें, यानी हम जैसे उसको चाहें वैसे चलाएं। तो वो क्या कहलाता है बच्चों, एनसी मशीन। तो इसको 1940 में विकसित किया गया था। अब एनसी मशीन कई तरीके की, जैसे मैंने लेथ में बताया तो एनसी लेथ हो सकती है। मिलिंग को यदि हम एनसी बना दें, न्यूमेरिकल कंट्रोल कर दें तो एनसी मिलिंग बोलने लगेंगे। इसी तरीके से और भी मशीनें होती हैं जिनको हम न्यूमेरिकल कंट्रोल के द्वारा क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। अब एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें कि एनसी या सीएनसी मशीनें, अब मैं सीएनसी पर भी आऊँगा। तो एनसी, सीएनसी और डीएनसी जो तीनों शब्द प्रयोग हुए हैं वो तीनों लगभग एक ही हैं, यानी तीनों एनसी हैं। बस एनसी का जैसे विकसित रूप विकसित होता गया समय के साथ साथ तो सीएनसी बन गया, और विकसित हुआ तो डीएनसी बन गया, बस ये अंतर है। तो इसमें अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें उन प्रयोग की, तो सीएनसी लेथ बनती है, सीएनसी मिलिंग बनती है, सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन, सीएनसी ग्राइंडिंग जो कटिंग मशीन होती हैं वो बनती हैं। इसमें कटिंग मशीन कर लीजिए जैसे लेजर, प्लाज्मा, इलेक्ट्रॉन और फ्लेम कटिंग। सीएनसी वेल्डिंग मशीन भी होती हैं, सीएनसी कोऑर्डिनेट मापन मशीन, सीएनसी कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन भी होती हैं। तो ये अलग अलग तरीके की इनकी एप्लीकेशंस होती हैं, चाहे वो एनसी हो या फिर सीएनसी। अब बात हम कर लेते हैं एनसी मशीनों के लाभ के। तो अब आप बच्चों एक चीज जरूर याद रखिए कि एनसी मशीनों का जब हम लाभ या अलाभ की बात कर रहे हैं तो हम तुलना किससे कर रहे हैं, परंपरागत मशीनों से। क्योंकि 1940 में जब ये एनसी मशीनें बनी तो उसके पहले कौन सी मशीनें चल रही थी, परंपरागत मशीनें, जो मैंने आपको ऊपर लेथ दिखाई, मिलिंग मशीन इसी तरीके से होती थी। तो हम जो तुलना करेंगे लाभ उसके क्या हुए एनसी या न्यूमेरिकल कंट्रोल के आने से, वो हम बात करेंगे, और उसके अलाभ भी हम जो तुलना करेंगे वो हम परंपरागत मशीन से करेंगे, ना कि किसी आधुनिक मशीन से। तो बच्चों इसमें आप पहले समझ लीजिए कि एनसी मशीनों के लाभ की बात कर रहे हैं, यानी एडवांटेजेस ऑफ एनसी मशीन। तो परंपरागत मशीनों की तुलना में एनसी मशीनों के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला तो यह है कि उच्च यथार्थता एवं परिशुद्धता के उत्पाद प्राप्त होते हैं, यानी एक्यूरेसी बढ़ गई और प्रिसीजन भी बढ़ गया, यानी हाईली प्रिसाइज और एक्यूरेट जो प्रोडक्ट थे वो बनने लगे, यानी यथार्थता और परिशुद्धता क्या हुई, उच्च हो गई, यानी हायर हो गई। हायर गति हमको प्राप्त हुई, हायर स्पीड, परंपरागत मशीनों की तुलना में उच्च गति से काम होने लगा। उच्च क्षमता, हायर इफिशियंसी, यानी दक्षता में भी वृद्धि हुई, उच्च दक्षता यानी हायर इफिशियंसी। श्रम लागत में कमी, रिड्यूस्ड लेबर कॉस्ट। आप उसमें देख पा रहे हैं कि जो परंपरागत लेथ थी उसमें कितना जो है तो लेबर करना पड़ता था, काम करना पड़ता था, वो श्रम लागत में भी कमी आ गई। उसके बाद हो गया जटिल कार्य करने की सामर्थ्य। जो एनसी मशीन थी वो
बहुत ही जटिल ऑपरेशन भी कर सकती थी, जो कि कन्वेंशनल लेथ में कर सकने की क्षमता नहीं थी। तो एबिलिटी टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। उसके बाद क्या हुआ, उच्च गुणवत्ता उत्पाद यानी हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स इससे बना सकते थे, यानी गुणवत्ता में क्या हुई, वृद्धि हुई। और दूसरा एक सिंपल तरीका है कि भाई जो गुणवत्ता में वृद्धि हुई इसका मतलब त्रुटियों एवं दोषों में कमी आई, यानी रिड्यूस्ड एरर्स एंड डिफेक्ट्स। तो जब त्रुटियों और दोषों में कमी आ जाएगी तो गुणवत्ता जो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ 7 छोटे छोटे आप समझ सकते हैं लाभ हैं, जो कि निश्चित तौर पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि कन्वेंशनल मशीनों की तुलना में एनसी मशीनों के क्या लाभ हुए। उच्च यथार्थता में परिशुद्धता हुई, उच्च गति प्राप्त होने लगी, उच्च दक्षता यानी दक्षता में वृद्धि हुई, श्रम लागत में कमी आई, जटिल कार्य करने की सामर्थ्य एनसी मशीनों की, उच्च गुणवत्ता उत्पाद प्राप्त हुए और त्रुटियों एवं दोषों में भी कमी आई। अब इसके अलाव की यदि ये बात करें तो एक सबसे बड़ा लाभ ये था कि इसकी जो प्रारंभिक लागत थी वो उच्च थी, यानी हायर इनिशियल कॉस्ट। दूसरा था, इसको चलाने के लिए दक्ष प्रोग्रामर एवं ऑपरेटर पर निर्भर रहना पड़ता था। आज भी वो निर्भरता है, उसको चलाने के लिए साधारण आदमी बिना जिसको प्रोग्रामिंग का जानकारी ना हो या जो एफिशिएंट ना हो अपने काम में, वो उसको ऑपरेट नहीं कर सकता है। तो इसकी जो दूसरी कमी है वो डिपेंडेंस ऑन स्किल्ड प्रोग्रामर्स एंड ऑपरेटर्स, यानी इसमें जो प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग बनाते हैं और जो ऑपरेटर जो उसको मशीन को ऑपरेट करता है वो पूरी तरह से दक्ष होना चाहिए या स्किल्ड होना चाहिए। तो यही 2 कमी थी जो विशेष तौर से आती थी। और तीसरी जो कमी जो इसमें और आती थी वो है रिपेयर एंड अनुरक्षण की। वो लागत अधिक आती है। जैसे खराब अगर मशीन हो गई तो आपको हो सकता है बाहर से कंपनी से ही किसी को बुलाना पड़े मैकेनिक को और वही उसको रिपेयर कर पाए, या कोई पार्ट टूट गया तो साधारण मशीन की तुलना में वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। तो इसका जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है उसकी लागत भी अधिक आती है, यानी मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट वो क्या है, हायर, यानी कि अधिक जाती है। तो एरो का साइन ऊपर की तरफ। तो ये 3 मेजर जो हैं डिसएडवांटेजेस ये एनसी मशीनों के समझ में आते हैं। पहला, प्रारंभिक लागत उच्च यानी हायर इनिशियल कॉस्ट, दक्ष प्रोग्रामर एवं ऑपरेटर पर निर्भरता, इसके बिना मशीन नहीं चल पाती है। और जो तीसरा जो है वो है रिपेयर एवं अनुरक्षण लागत अधिक आती है, यानी मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट अधिक रहती है। अगर हम अनुप्रयोगों की बात करें तो सीएनसी मशीनों के जो एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग हैं वो हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो आजकल एनसी या सीएनसी भी उसका विकसित रूप है उससे बनाए जाते हैं। और वायुयान इंडस्ट्री जो एरोस्पेस इंडस्ट्री हैं उसके बहुत सारे पार्ट्स, मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल में यूज होने वाले बहुत सारे इक्विपमेंट्स इन्हीं के द्वारा बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में चाहे हम बात कर लें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो भी इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ मोल्ड एवं डाई निर्माण में भी एनसी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो यही सारे जो एनसी मशीनों के अनुप्रयोग हैं यही सीएनसी पर ही लागू होंगे, क्योंकि सीएनसी ही एनसी का ही विकसित रूप है। तो कौन कौन से सेक्टर हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वायुयान इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, मोल्ड एवं डाई निर्माण में। इनसे आप संबंधित उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पिस्टन निर्माण में, कनेक्टिंग रॉड निर्माण में। इसी तरह से वायुयान इंडस्ट्री में एरोप्लेन का मान लीजिए आपको जो टरबाइन का फैन है वो बनाना है। मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे उपकरणों के आप नाम लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में आप नाम लिख सकते हैं। और मोल्ड एंड डाई निर्माण में। अब बात आ जाती है सीएनसी मशीनों की, सीएनसी मशीन्स। तो देखिए इसमें एनसी लगा हुआ है, बस एनसी के पहले सी लगा दिया। सी का मतलब है कंप्यूटर, एनसी का वही मतलब है न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो सीएनसी का फुल फॉर्म हो गया कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो इससे पता चल रहा है कि जब न्यूमेरिकल कंट्रोल में यदि कंप्यूटर हम ऐड कर दें तो उसको नाम पड़ जाएगा कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो यह क्या है? वास्तव में एनसी का एक विकसित रूप है, यानी जो न्यूमेरिकल कंट्रोल था 1940 में शुरू हो गया, तो बाद में जब कंप्यूटर का बहुतायत से प्रयोग होने लगा तो उसमें क्या कर दिया गया, उसको नियंत्रित करने के लिए, चलाने के लिए कंप्यूटर भी जोड़ दिया गया। तो जब एनसी मशीनों में कंप्यूटर जोड़ दिया गया, उससे कंप्यूटर को ऐड कर दिया गया, तो एनसी का ही नाम क्या पड़ गया? सीएनसी। तो सीएनसी वास्तव में क्या है? एनसी यानी न्यूमेरिकल कंट्रोल का ही एक विकसित रूप है, जिसमें मशीन टूल को नियंत्रित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सीधा सा फंडा है भाई, कंप्यूटर ऐड हो गया तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल बन गया। तो कंप्यूटर का क्या है? मशीन टूल को कंट्रोल या नियंत्रित करने के लिए इसमें कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो
तो सीएनसी मशीनों में क्या है, सॉफ्टवेयर की सहायता से प्रोग्रामिंग की जाती है जो कि बनाई गई डिजाइन को मशीनों के समझने योग्य निर्देशों, जिसे मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, उसमें बदल देता है। तो बच्चों आज के समय में जो सीएनसी मशीन जो मैं ऊपर आपको दिखा रहा था वो छोटी सीएनसी मशीन है, ट्रेनर लेथ, जो कि संस्था में वर्कशॉप में रखी हुई है। बाकी मशीनें जो सीएनसी की आती हैं थोड़ा और बड़े साइज की होती है, जरूरत के हिसाब से इंडस्ट्री में प्रयोग की जाती हैं। तो सीएनसी मशीनों में क्या होता है बच्चों, सॉफ्टवेयर की सहायता से क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, जो बनाए जाने वाला उत्पाद है उसकी डिजाइन तैयार करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, उसको हम जो बताया था ना मैंने ऊपर, प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम का मतलब क्या है, निर्देशों का एक समूह है जिसको मशीन अपने भाषा में समझ सके। आप जैसे मैं आपको कुछ अभी निर्देश दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो आप मेरी सीधे सीधे निर्देशों को समझ पा रहे हैं, लेकिन मशीन को जैसे अगर मैं ऐसे समझाऊं जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो मशीन उसको नहीं समझेगी, मशीन अपनी भाषा में समझेगी, यानी मशीन लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं। तो वो क्या करता है, जो डिजाइन बनाते हैं उसको फिर हम मशीन के समझने योग्य निर्देशों, जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं, पार्ट प्रोग्राम कहते हैं, उसमें बदल लेते हैं, यानी मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस में बदल देते हैं और फिर उसके हिसाब से क्या करते हैं, सॉफ्ट जो उत्पाद है वो तैयार किया जाता है। तो सीएनसी मशीनों में जब एनसी मशीनों में कंप्यूटर जोड़ दिया गया, यानी सीएनसी का यूज होने लगा, तो सीएनसी मशीनें एनसी मशीनों की तुलना में अधिक द्रुत यानी फास्ट थीं, यथार्थ ज़्यादा उनसे और ज़्यादा प्रिसाइज और बहुमुखी यानी वर्सेटाइल थी अगर हम एनसी मशीनों से तुलना करें। अब वही थोड़ा आ जाते हैं जो सिलेबस में लिखा है सीएनसी मशीनों के लाभ। तो जब हम सीएनसी मशीनों के लाभ की बात करेंगे तो तुलना हम किससे करेंगे, एनसी मशीनों से, क्योंकि उसके पूर्व में एनसी मशीनें कार्यरत थीं। तो सीएनसी मशीनों के प्रमुख लाभ हैं वो निम्नांकित है। पहला क्या है, एनसी मशीनों की तुलना में उच्च यथार्थता एवं परिशुद्धता। सेम वही चीज जो एनसी मशीनों के लाभ थे, किसकी तुलना में, परंपरागत मशीनों के। वही सीएनसी जब आ गया और एडवांस्ड वर्जन एनसी का, तो उसके भी लाभ क्या हो गए, यथार्थता और परिशुद्धता में और ज्यादा वृद्धि हुई, गति में और ज्यादा वृद्धि हुई, हायर स्पीड, दक्षता में और ज्यादा वृद्धि हुई, श्रम लागत में और कमी आई, रिड्यूस्ड लेबर कॉस्ट, जटिल कार्य करने की सामर्थ्य उसको प्राप्त हुई, यानी जटिल ऑपरेशन आसानी से कर सकते थे। त्रुटियों एवं दोषों में कमी आई, और जब त्रुटियों एवं दोषों में कमी आएगी तो उच्च गुणवत्ता के उत्पाद प्राप्त होंगे, हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्राप्त होंगे। तो सेम वही आपने देखा कि पॉइंट्स वही है, बिल्कुल सेम टू सेम जो आपको एनसी मशीनों के लाभ में निकले थे, लेकिन तुलना हम किससे कर रहे थे, परंपरागत मशीनों से। जब हम सीएनसी मशीनों के लाभ बताएंगे तो कहीं ना कहीं वही सारे जो फैक्टर्स थे वो और ज्यादा बढ़ गए कंप्यूटर के प्रयोग से, तो पॉइंट्स वो बिल्कुल सेम रहेंगे, उसमें कोई अंतर करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब अगर अलाप की बात करें तो फिर वही चीज, जब कंप्यूटर ऐड हो गया और एडवांस्ड हो गया तो प्रारंभिक लागत तो उच्च ही रहेगी, सेम बिल्कुल एनसी मशीनों की तरह। और उसमें भी, इसमें भी सीएनसी है तो दक्ष प्रोग्रामर एवं ऑपरेटर पर निर्भरता, यानी डिपेंडेंस ऑन स्किल्ड प्रोग्रामर्स एंड ऑपरेटर। प्रोग्राम बनाना है तो दक्ष प्रोग्रामर चाहिए जो बना सके, ऑपरेटर भी मशीन को चलाने के लिए दक्ष होना चाहिए, स्किल्ड, तभी उसको चला पाएगा। खराब हो गई मशीन तो कॉस्ट बहुत आती है, मेंटेनेंस लागत, रिपेयर एंड अनुरक्षण लागत अधिक, यानी मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट जो होती है वो अधिक होती है। एरो का साइन ऊपर की तरफ। अब बात कर लेते हैं अनुप्रयोगों की। वही जो अनुप्रयोग उसमें थे एनसी मशीनों के, वही आप सीएनसी में लिख सकते हैं, क्योंकि बस और मतलब सारी चीज़ों में वृद्धि ही हो गई कंप्यूटर ऐड करने से। बाकी जो इसके एप्लीकेशन है वो वही सेम है जो एनसी मशीनों के होते थे। तो इसके अनुप्रयोगों की यदि हम बात करें तो वही यथार्थ अंगों के उत्पादन में, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वायुयान इंडस्ट्री, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, सभी में प्रयोग होता है। इन सभी इंडस्ट्रीज में यथार्थ यानी प्रिसाइज पार्ट्स बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है सीएनसी मशीनों का। इसके अलावा प्रोटोटाइप निर्माण में, प्रोटोटाइप यानी उत्पाद डिजाइन एवं विकास में प्रोटोटाइप का निर्माण पहले किया जाता है एक्चुअल उत्पादन से पहले, तो उसमें इसका प्रयोग होता है। लकड़ी उद्योग में भी, वुड इंडस्ट्री में सीएनसी मशीनें प्रयोग की जाती हैं। आभूषण निर्माण में भी सीएनसी मशीनों का प्रयोग होता है। इसके अलावा नक्काशी में, नक्काशी का मतलब धातु, प्लास्टिक या लकड़ी पर जो कलाकारी की जाती है उसको नक्काशी कहते हैं। तो नक्काशी में भी सीएनसी मशीनें, बहुत जटिल तरीके की जो नक्काशी है वो करने में सक्षम होती हैं सीएनसी मशीनें। बस प्रोग्राम बढ़िया अगर बना दिया जाए तो अच्छे से अच्छी बिल्कुल जटिल कारीगरी भी ये सीएनसी मशीनें करके दे देती हैं। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे धातु, प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि की नक्काशी में भी सीएनसी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो एनसी मशीनों के जो हमने एप्लीकेशंस लिखे थे उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, यानी एनसी मशीनों की तुलना में सीएनसी मशीनें और ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य करने लगीं।
अब हम बात करते हैं डीएनसी मशीनों की। तो डीएनसी मशीनें ये देख लीजिए आप, पहले एनसी, उसके बाद सीएनसी और उसके बाद क्या आ गई डीएनसी। तो सबसे पहले डीएनसी का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। डीएनसी से तात्पर्य है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। डी का मतलब क्या हो गया बच्चों, डायरेक्ट। एनसी वैसे जुड़ा हुआ है न्यूमेरिकल कंट्रोल में, यानी न्यूमेरिकल कंट्रोल में क्या शब्द जुड़ गया, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, या कई बार डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो ये एक ही चीज है दोनों। अब आप समझ जाएंगे कि क्यों इसको हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल भी कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल भी इसी को हम कह सकते हैं। तो यह एक ऐसी विधि है जिसमें एक से अधिक सीएनसी मशीनों को एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है। अब बच्चों इसमें और ज्यादा इसके क्या एडवांसमेंट आई, एनसी के बाद सीएनसी आया, सीएनसी के बाद डीएनसी आया। उसमें क्या किया कि कंप्यूटर तो यूज करते थे, एक सेंट्रल कंप्यूटर या केंद्रीय कंप्यूटर यूज करते थे, और उसके साथ में कई सारी सीएनसी मशीनें, जैसे सीएनसी लेथ, सीएनसी मिलिंग, सीएनसी ड्रिलिंग, कोई भी इस तरीके की कई सारी मशीनें उससे कनेक्ट कर दी जाती थी, जोड़ दी जाती थी। और वो जो कंप्यूटर है, केंद्रीय कंप्यूटर, वो सभी मशीनों को नियंत्रित करता है। तो बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होना है, अलग अलग तरीके के प्रोडक्शन होना है, तो उसमें ये तकनीक बहुत सफल हुई। और आज भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यही डीएनसी यानी डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, या जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल भी कह रहे हैं, उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं तकनीक कितनी उन्नत हो गई डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल में। अब आप इस चित्र को देख लीजिए जरा, ये देखिए, नाम से पता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। ये जो कंप्यूटर है सेंटर, केंद्रीय कंप्यूटर, ये सभी मशीनों जब इससे जुड़ जाती हैं तो सभी मशीनों को ये नियंत्रित करता है, उनको निर्देश भेजता है, कंट्रोल करता है और पूरा उत्पादन कार्य ये संपन्न कराता है। तो आप देख रहे हैं ये केंद्रीय कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से देखिए कितनी सारी मशीनें जोड़ी गई हैं। ये देखिए इधर देखिए, ये इतनी सारी मशीनें इस पे जोड़ दी गई हैं। जोड़ने के लिए जो एक प्रोटोकॉल होता है RS-232 या इस तरीके के और होते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये कनेक्शन के लिए यूज की जाती हैं, कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए ये तकनीक का यूज किया गया है, इसलिए लिखा हुआ है। तो ये बच्चों देख रहे हैं आप, तो ये डीएनसी का मतलब हुआ डायरेक्ट एक केंद्रीय कंप्यूटर से बहुत सारी सीएनसी मशीनों को जोड़ दिया जाता है, तो वो कहलाता है डीएनसी यानी कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। ये बहुत सारी चूंकि मशीनें इसमें वितरित कर दी गई हैं जोड़ करके, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल भी हम कहने लगते हैं। तो ये डीएनसी में जो केंद्रीय कंप्यूटर होता है वो क्या कार्य करता है, वो ये 3 कार्य करता है। सीएनसी प्रोग्राम को मशीनों को भेजता है, ये आपने जोड़ दिया तो ये सीएनसी प्रोग्राम इसमें जो आप फीड कर देंगे वो इन मशीनों को भेजेगा, उनकी प्रगति की यानी प्रोग्रेस की निगरानी करेगा, और उत्पादन शेड्यूल जो भी है, जो समय सारणी बनी है उत्पादन की, उसको मैनेज यानी उसका प्रबंधन भी करता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये चित्र समझना बहुत जरूरी है। एक सिंपल सा ऊपर आप बना लीजिए एक सेंट्रल कंप्यूटर, उसको कनेक्ट कर दीजिए विभिन्न प्रकार की सीएनसी मशीनों से। सीएनसी लेथ बना लीजिए, सीएनसी मिलिंग मशीन, सीएनसी कटिंग मशीन बना लीजिए। तो ये सारी मशीनें एक साथ क्या है, इस सेंट्रल कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो ये पूरा डीएनसी सिस्टम है जो कि कार्य करता है इंडस्ट्री में। तो अब आप समझ गए होंगे कि डीएनसी सिस्टम और ज्यादा एडवांस हो गया। एनसी के बाद सीएनसी, सीएनसी के बाद आ गया आपका डीएनसी। तो डीएनसी मशीनों के अब आप लाभ देख लीजिए, इसके कुछ ना कुछ लाभ होंगे। आप देख रहे हैं कि एक ही कंप्यूटर इतनी सारी मशीनों को मैनेज कर ले रहा है, उनको निर्देश भेज रहा है, कंप्यूटर प्रोग्राम भेज रहा है, उनको पूरे उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है, और उनके जो प्रोडक्शन शेड्यूल है उसको भी वो मैनेज कर रहा है। तो डीएनसी मशीनों के प्रमुख लाभ निम्नांकित हैं। एक तो द्रुत गति से उत्पादन, फास्टर प्रोडक्शन वो करेगा ही। अब कई मशीनों में प्रोडक्शन हो रहा है, आप देखिए तो सीएनसी की तुलना में सीएनसी क्या कर रहा है, सिर्फ एक कंप्यूटर से एक मशीन जुड़ी हुई है, इसमें एक कंप्यूटर से कई मशीनें जुड़ी हैं। तो आप सोचिए कि प्रोडक्शन है वो कितने गुना बढ़ जाएगा। उत्पादन दक्षता में वृद्धि निश्चित तौर पर होगी यदि सीएनसी से तुलना करें या एनसी से। अधिक लचीलापन, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, यानी आवश्यकता के अनुसार हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लचीलापन किसको कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, जो समय के और परिस्थितियों के हिसाब से हम उसमें परिवर्तन कर सकें और वो परिवर्तनों को अपने में समाहित कर ले, तो उसको हम कहेंगे लचीलापन। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, अधिक लचीलापन। यथार्थता में वृद्धि, इंप्रूव्ड एक्यूरेसी, ऑपरेटर का कम दखल, एक बार बस ऑपरेटर ने फीड कर दिया एक कंप्यूटर में तो उसको बीच में दखल देने की जरूरत नहीं होती, वो कंप्यूटर ही सारा चीजों को मैनेज कर लेता है।
तो डीएनसी मशीनें क्या होती है, ऑटोमेटिक प्रोग्राम एवं डेटा को मशीनों को भेज सकता है, अतः ऑपरेटर को ज़्यादा दखल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस एक सही प्रोग्राम बना करके कंप्यूटर में फीड कर देना रहता है, बीच में दखल देने की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद ही उत्पाद बना करके तैयार कर देता है। उसके बाद इसके अलावा जो डीएनसी के कारण क्या हुई, सुरक्षा में भी वृद्धि हुई, यानी इंक्रीज्ड सिक्योरिटी। डीएनसी मशीनें क्या है, प्रोग्राम एवं डेटा को नियंत्रित करके अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, यानी इसका फीडबैक सिस्टम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया। तो डीएनसी मशीनें क्या करती हैं, प्रोग्राम एवं डेटा को नियंत्रित करके अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, किसकी तुलना में, सीएनसी या फिर एनसी की तुलना में। तो आप देख पा रहे हैं डीएनसी कितना एडवांस रूप आज जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में वो डीएनसी सिस्टम पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कार्य होता है। तो कुछ शब्द वही है, कुछ चेंज हो गए हैं। उत्पादन क्षमता में आप देख रहे हैं दक्षता में वृद्धि हुई द्रुत गति से उत्पादन होने लगा, क्षमता में भी वृद्धि हुई और दक्षता में भी लचीलापन बढ़ गया, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, यथार्थता में वृद्धि हुई, ऑपरेटर को कम दखल देना पड़ता है, सुरक्षा में वृद्धि हुई क्योंकि वो डीएनसी मशीनें प्रोग्राम डेटा नियंत्रण का अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब इसके कुछ अलाव की बात हम करें, डीएनसी मशीनों के अलाव, तो वही जो चीज़ें पॉइंट आए थे, भाई इतना जब अकेला कंप्यूटर इतनी मशीनों को कंट्रोल कर रहा है तो कहीं ना कहीं उच्च प्राथमिक लागत यानी इनिशियल कॉस्ट तो हायर रहेगी ही रहेगी, तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ। नेटवर्क के स्थायित्व पर निर्भरता, इसमें एक चीज और आ गई ना, कनेक्टिविटी। भाई इतनी सारी मशीनों को कंप्यूटर से आप जोड़ रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी होना चाहिए। अगर वो नेटवर्क कनेक्शन खराब हो गया तो उत्पादन में देरी हो सकती है। मान लीजिए केबल खराब हो गई जिससे वो जुड़ा है, तो अचानक अगर उत्पादन रुक गया तो उत्पादकता में कमी आ सकती है। तो नेटवर्क के स्थायित्व पर इसमें निर्भरता, और एक नया पॉइंट ऐड हो गया अलाप का कि डिपेंडेंस ऑन नेटवर्क स्टेबिलिटी, क्योंकि नेटवर्क के द्वारा ही सारी मशीनें उस सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं। तो डीएनसी मशीनें नेटवर्क के स्थायित्व पर ज्यादा निर्भर करती हैं। नेटवर्क कनेक्शन खराब होने पर उत्पादन में देरी हो सकती है तथा उत्पादकता में कमी आ सकती है। और दूसरी एक चीज होती है लागू करने में जटिलता। इसको लागू करना इतना आसान नहीं होता है ना, हर जगह इसको लागू किया जा सकता है। जहां बहुत बड़े लेवल पे विभिन्न प्रकार के बड़ी संख्या में उत्पाद बनने होते हैं, बड़ी इंडस्ट्री में जहां हाई एक्यूरेसी और प्रिसीशन की जरूरत पड़ती है, वहां लागू किया जाता है। तो इतना आसान काम भी इसको लागू करना नहीं होता है। इसके अलावा डीएनसी सिस्टम को लागू करना एक जटिल प्रक्रिया है तथा इसको स्थापित एवं मेंटेन करने के लिए भी विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। आप समझ ही गए होंगे कि इतनी सारी मशीनें नेटवर्क के थ्रू जुड़ी हैं एक कंप्यूटर से, तो कहीं ना कहीं उसको स्थापित करने में और उसको लगातार मेंटेनेंस करने में भी एक विशेषज्ञ टीम की आवश्यकता पड़ती है, तभी वो चल पाता है, साधारण किसी के बस का नहीं होता है। तो ये आपने देखे बिल्कुल आसानी से समझने योग्य पॉइंट्स। उसके अलाप को हमने बताया डीएनसी के लाभ भी हमने डिस्कस किए। कुछ अनुप्रयोग की यदि बात करें तो वही अनुप्रयोग जो सीएनसी के होते हैं, लेकिन डीएनसी में चूंकि बहुत सारी मशीनें जुड़ गई तो आप देख पा रहे हैं कि एक तो लाभ ये बृहद उत्पादन में, मतलब बहुत बड़ी संख्या में यदि उत्पाद बनने हैं तो ये वहाँ ज़्यादा काम आता है। बड़ी संख्या में उत्पादन सुविधा वाले स्थानों पर, ऐसी जगह में ये ज़्यादा प्रयोग किया जाता है जहाँ पर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ उपस्थित हो या उपलब्ध हो। जटिल मशीनिंग प्रक्रमों में, जहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स मशीनिंग प्रोसेस होना हो, वहाँ पर ये काम आती हैं। जस्ट इन टाइम उत्पादन, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा भी था। जस्ट इन टाइम मतलब ठीक समय पर उत्पादन करने के लिए यही डीएनसी सिस्टम ही बहुत कारगर साबित होता है। और गुणवत्ता नियंत्रण में यानी क्वालिटी कंट्रोल में भी डीएनसी का बहुत ही एप्लीकेशन है, यानी गुणवत्ता नियंत्रण में बहुत काम आता है। तो डीएनसी मशीनों के जो अनुप्रयोग हैं वो बहुत लार्ज यानी बड़ी संख्या में उत्पादन कार्य में, या फिर बड़ी संख्या में उत्पादन सुविधा जहां पर उपलब्ध है वहां उन स्थानों पर जटिल मशीनिंग प्रक्रमों में इसका प्रयोग होता है। जस्ट इन टाइम उत्पादन में, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन में या जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग जिसको कहते हैं। इसके अलावा गुणवत्ता नियंत्रण में डीएनसी मशीनों का अहम रोल होता है। अब बात कर लेते हैं, सिलेबस में एक लिखा हुआ है मशीन कंट्रोल यूनिट। मशीन कंट्रोल यूनिट, मशीन कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट में हम एमसीयू भी कहते हैं, तो इसको जरूर माइंड में रखना है। अगर परीक्षा में या प्रश्न पत्र में या कोई वैसे आपसे एमसीयू पूछे तो अब आप उसको समझ जाएं कि सीएनसी के अगर रेफरेंस में वो बात कर रहा है तो एमसीयू का मतलब है मशीन कंट्रोल यूनिट।
नाम से ही पता चल रहा है कि एमसीयू जो है मशीन कंट्रोल यूनिट, वो किसी भी सीएनसी मशीन का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन होता है। जैसे मानव शरीर में पूरा हमारा इतना बड़ा शरीर है, सबके अपने अपने कार्य हैं, हाथ पांव सब कुछ है, लेकिन ब्रेन है, यानी ब्रेन हमको जब आदेश देता है तो हम हाथ घुमाते हैं, चलाते हैं, मूवमेंट करते हैं, पैरों का मूवमेंट होता है, क्योंकि मन सोचता है कि हमें चलना है तो हम चलने लगते हैं। मन सोचता है, हमको आदेश देता है कि हमको हाथ उठाना है, कोई चीज उठाना है, हमको रखना है दूसरी जगह पर, तो ये क्या करता है, ब्रेन हमको नियंत्रित कर रहा है, हमारा मस्तिष्क या दिमाग हमको नियंत्रित कर रहा है। तो उसी तरीके से सीएनसी मशीन में जो एमसीयू होता है वो मस्तिष्क या ब्रेन की तरह कार्य करता है उस मशीन के। तो एमसीयू के यदि हम प्रमुख कार्य देखें, यानी उसके जो मेन फंक्शंस होते हैं वो अब आप देखिए। एक तो जो प्रोग्राम लगाया आपने, प्रोग्राम आपने उसमें एंटर किया या यूएसबी यानी पेन ड्राइव से आपने लगाया, तो जो प्रोग्राम था यानी कोडेड निर्देश थे, उनको कौन पढ़ता है, एमसीयू, यानी कोडेड निर्देशों को पढ़ना, टू रीड द कोडेड इंस्ट्रक्शंस। तो ये एमसीयू क्या करता है, जैसे ही आप प्रोग्राम उसमें लोड करते हैं कंप्यूटर में, तो ये उन निर्देशों को पढ़ता है। उसके बाद क्या करता है, कोडेड निर्देशों को मशीन के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करता है, यानी जो कोड थे जो आपने प्रोग्राम के रूप में लोड किए, उनको ये डी कोड करता है ताकि उसको मशीन पढ़ सके, उसको समझ सके। तो सबसे पहले तो कोडेड निर्देशों को ये पढ़ता है, उसके बाद कोडेड निर्देशों को मशीन के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित कर देता है, यानी टू डी कोड द कोडेड इंस्ट्रक्शंस, यानी कोडेड निर्देशों को ये डी कोड कर देता है, सीधे अगर सरल शब्दों में कहें। तीसरा, अब जब उसने मशीन, अब उसको जब समझ लिया, डी कोड कर लिया कि करना क्या है, तो वो अच्छी गति कराने के लिए कमांड देता है। जैसे हमारे दिमाग ने हम चल लिए कि हमको वहां तक जाना है, तो दिमाग कमांड दिया कि पैर अपना मूवमेंट शुरू करें, तो पैर चलना शुरू कर देते हैं और हम दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। आप समझिए बिल्कुल मानव शरीर की तरह आप उसमें काम करता है। तो अच्छी गति कराने के लिए मान लीजिए जो अक्षों की गति यानी एक्स वाई जेड जो अक्ष हैं उनको गति कराना है, उसमें जो कोड में लिखा होगा कि एक्स अक्ष में मान लीजिए 10 mm जाना है, तो वो उसको कमांड देगा कि 10 mm चलो। आप समझ रहे हैं। तो ये क्या करता है तीसरे नंबर पे, टू जनरेट एक्सिस मोशन कमांड्स, यानी कमांड देता है कि अब आपको ये, इसको जब समझ गया वो प्रोग्राम को डी कोड कर लिया, तो वो कहता है कि अब आप चलिए, यानी मोटर वगैरह जो होते हैं उनको ये क्या करता है, कमांड देता है चलने के लिए। उसके बाद प्रत्येक अक्षीय ड्राइव की स्थिति और गति के लिए फीडबैक सिग्नल प्राप्त करना, यानी जो भी अक्षीय गति यानी अक्षों की गति एक्स वाई जेड अक्ष में जो गतियां होती हैं उनकी स्थिति होती है, उनके फीडबैक सिग्नल ये प्राप्त करता है प्रत्येक अक्ष की। आप समझ रहे हैं। उसके बाद क्या करता है, अन्य नियंत्रण कार्य भी करता है। नियंत्रण कार्य जैसे शीतलक जो कूलेंट है उसके ऑपरेशन को, उसको बंद करना है, ऑन ऑफ करना है, या स्पिंडल को मान लीजिए ऑन ऑफ करना है तो उसमें लिखा होगा, या टूल को बदलना है, टूल घिस गया है, तो ये सारे काम कौन करता है बच्चों, ये सारे काम करता है एमसीयू यानी मशीन कंट्रोल यूनिट। यानी कि किसी भी तरीके का नियंत्रण कार्य, चाहे वो शीतलक यानी कूलेंट या स्पिंडल को ऑन ऑफ करना हो या टूल बदलना हो, तो ये सारे जो काम करता है वो कौन करता है, एमसीयू करता है। पूरे के पूरे निर्देश, जैसे दिमाग में हम आप निर्देश देते हैं, हम मन में आया ना कि पैरों से हमको चल के वहां जाना है 10 कदम, तो ये मस्तिष्क हमको आदेश देगा ना कि चलना है, तो हम चलते हैं। हमको अगर गिलास पानी का भरा उठाना है तो एक हाथ को हम कहते हैं कि दाएं से उठाएं कि बाएं से, तो मस्तिष्क जिसको कहेगा कि दाएं से उठा के बाएं में पकड़े फिर पिए, तो वैसा वो करने लगेगा। आप समझ रहे हैं। तो वही चीज बच्चों इस मशीन में हो रही है। तो ये पूरा जो एमसीयू यानी जो मस्तिष्क का काम कर रहा है, निर्देश उससे उत्पन्न हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और वो सभी को निर्देश दे रहा है कि ऐसे ऐसे काम करना है। तो कोडेड निर्देशों को पढ़ना, उसके बाद कोडेड निर्देशों को डी कोड करना दूसरे नंबर पर, तीसरा अच्छी गति कराने के लिए कमांड देना, और चौथे नंबर पर जो भी अच्छी एक्सेस ड्राइव है उनकी स्थिति और जो उनकी गति के लिए फीडबैक, कि भाई जो हमने सिग्नल दिए थे वो सब ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। फीडबैक का मतलब जिस गति से काम करना चाहिए, जिस स्थिति में होना चाहिए, वो सब ठीक है कि नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये भी वो फीडबैक सिग्नल प्राप्त करता है और उसको ठीक भी कराता है। और अन्य नियंत्रण कार्य मैंने आपसे बताया, कूलेंट की सप्लाई, स्पिंडल को बंद करना है या चालू करना है बीच में, या फिर कुछ टूल बदलना है, तो वो कार्य भी ये एमसीयू करता है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि जो सीएनसी मशीनों के कार्य निष्पादन में यानी परफॉर्मेंस एवं यथार्थता में जो एमसीयू है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब एमसीयू के कुछ भाग भी होंगे जिनसे वो कार्य करता है इकाई। तो एमसीयू के जो प्रमुख भाग हैं वो निम्नांकित होते हैं। पहला जो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पीएलसी।
पीएलसी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में आपके इसी चैप्टर में लिखा हुआ था, तो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो एमसीयू का प्रमुख भाग है वो क्या होता है, पीएलसी। पीएलसी का फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, तो ये इसी का एक पार्ट है। दूसरा सर्वो या स्टेपर मोटर कंट्रोलर, जो मोटर लगे होते, मोटर मतलब गति करने के लिए, मान लीजिए घुमाना है तो मोटर लगा होगा, इसी तरह से अच्छी गति कराने के लिए भी विभिन्न प्रकार के मोटर्स, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर प्रयोग किए जाते हैं, तो वो भी इसमें क्या है, इसी के भाग है। और कंट्रोल हार्डवेयर, जैसे कंट्रोल करने के लिए रिले लगे होते हैं, स्विच लगे होते हैं, वो भी इसके पार्ट होते हैं। तो एमसीयू के प्रमुख भाग कौन कौन से हो गए, एक तो सबसे पहले हो गया पीएलसी। पीएलसी का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, और दूसरा जो मोटर्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, चाहे वो सर्वो मोटर हो या स्टेपर मोटर, वो भी इसी के भाग होते हैं। और कंट्रोल हार्डवेयर जैसे रिले और स्विच इत्यादि होते हैं, वो भी इसी के भाग होते हैं एमसीयू। तो ये एमसीयू के जो प्रमुख भाग हैं वो ये हैं पीएलसी, मोटर चाहे वो सर्वो या स्टेपर मोटर या अन्य तरह के हों, और जो स्विच या रिले होते हैं वो इसके पार्ट होते हैं। तो बच्चों फीडबैक मॉनिटरिंग सिस्टम भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि फीडबैक के माध्यम से ही वो जानता है, ये एमसीयू जो समझता है कि जो मैंने निर्देश दिए थे उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो ये फीडबैक लेकर के उसको पूरे सिस्टम को मॉनिटर भी करता है। तो ये फीडबैक कैसे मॉनिटर करता है, फीडबैक मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसका एक पार्ट है। सेंसर की सहायता से जानकारी लेना कि सिस्टम ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है अथवा नहीं, जैसे टकराव कहीं होने की संभावना है या टूल घिसाव अधिक हो रहा है, यानी टूल तेजी से घिस रहा है, तो इत्यादि की जानकारी ये लेता है और उसको फिर जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है, एक्शन होता है, वो ये लेता है एमसीयू। तो ये फीडबैक मॉनिटरिंग सिस्टम भी एमसीयू का एक महत्वपूर्ण क्या है, भाग है। तो एमसीयू के प्रमुख भाग कौन कौन से हो गए, पीएलसी, मोटर, ये सर्वो या स्टेपर मोटर कंट्रोलर, और कंट्रोल हार्डवेयर जैसे रिले एवं स्विच इत्यादि, और फीडबैक मॉनिटरिंग सिस्टम, ये इसके प्रमुख भाग हो गए। अब बात आती है एनसी मशीनों हेतु इनपुट डिवाइसेस, एनसी मशीनों की। तो बच्चों अगर कहीं कोई जैसे बात आ जाए एनसी, अब आप समझ गए होंगे कि एनसी, सीएनसी या डीएनसी वास्तव में ये क्या है, ये एनसी ही है सारी, बस ये एनसी का विकसित रूप सीएनसी और उससे और विकसित रूप डीएनसी। तो ये जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइसेस, तो वो एनसी के लिए भी लागू होते हैं और वो सीएनसी के लिए भी लागू होते हैं। लेकिन जब एनसी बनी थी तो उस समय जो इनपुट डिवाइसेस थे वो अलग थे। अब आज समय क्या है, आधुनिक इनपुट डिवाइसेस आ गए, यानी बहुत सारे ऐसे इनपुट डिवाइसेस थे जो ऑब्सोलीट हो गए, यानी कि बिल्कुल उनका प्रयोग अब आज के समय में नहीं किया जाता है और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो एनसी के यदि हम देखें, एनसी चूंकि शुरुआत में मशीनें बनी थी, तो ये इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, यानी ये इनपुट का मतलब प्रविष्ट कराना। तो हमको यदि कमांड प्रविष्ट कराना है या प्रोग्राम प्रविष्ट कराना है तो किसी न किसी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी ना बच्चों। तो वही इसमें बात कर रहे हैं कि एनसी मशीन हेतु इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं जो प्रोग्राम को उसमें प्रविष्ट करा दें, कमांड को या डेटा को मशीन में प्रविष्ट करा दें, उनकी बात की जा रही है। पहला होता है एनसी मशीनों में यूज होता था पंच टेप रीडर। पंच टेप रीडर, पंच का मतलब होता है छिद्रित, यानी छिद्र करना। तो टेप होता है, टेप आप समझ गए होंगे। अब ये चित्र को देखिए, ये टेप आप देख पा रहे हैं, ये रखा हुआ है, ये टेप आपके सामने है, लेकिन ये क्या है, छिद्रित है। देखिए छिद्र, यानी ये छिद्र करके इसमें क्या कोड बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है, रीडर उसमें लगा होता है मशीन में, तो ये जब टेप लगाया जाता है तो इसमें छिद्रों के रूप में जो कोड है मशीन उसको पढ़ती है और उसके हिसाब से कार्य करती है। तो इसको कहते हैं पंच टेप। क्या कहते हैं बच्चों, पंच टेप। और इसको पढ़ने के लिए क्या लगा होता है, पंच टेप रीडर। यानी इसमें जो ये छिद्र कर दिए गए हैं, पंच बने हैं, आप देख रहे हैं छोटे छोटे होल्स बने हैं, ये वास्तव में क्या है, ये कोड है। ये छिद्र जिस तरह से बनाए जाते हैं कि ये कोड बन जाए इनके द्वारा और मशीन उसको समझ करके उसके हिसाब से काम करे। तो ये कब यूज होते थे, एनसी मशीनें जब शुरू में बनी थी तब ये पंच टेप रीडर का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें जो भी हमको अगर इंस्ट्रक्शंस देने हैं मशीन को, प्रोग्राम, तो वो इन्हीं के द्वारा दिया जाता था। अब दूसरी चीज यूज होती थी मैग्नेटिक टेप रीडर। मैग्नेटिक आपने सब जरूर रील देखी होगी, मैग्नेटिक आपने कैसेट देखी होंगी बच्चों, याद है, काली काली रील उसमें निकलती थी, कैसेट लगाते थे गाने सुनने के लिए या वीडियो कैसेट। तो उसी तरीके का आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से मैग्नेटिक टेप आता था। तो ये मैग्नेटिक टेप में भी आपने देखा होगा, भाई गाने उसमें भरे हैं तो गाने कैसे सुनाई दे रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ कोड लिख दिया गया है ना, कोड बनाए गए हैं, तभी विभिन्न प्रकार के आवाजें उससे कैसेट से निकलती हैं, वॉइस निकलती है। तो इसी
तरीके से मैग्नेटिक टेप इस तरीके का होता था और उसमें प्रोग्राम लिख करके क्या करते थे, मैग्नेटिक टेप रीडर में लगा देते थे और उससे फिर मशीन निर्देश प्राप्त करके काम करती थी। तो ये दूसरा है मैग्नेटिक टेप रीडर। अब आज के समय में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब किन का प्रयोग किया जाता है वो हम आगे मैं बताऊंगा आपको। तीसरे नंबर पर है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी शायद आपने ना देखी हो या ना ज्यादा सुना हो। हमारे समय में जब हम पढ़ा करते थे इंजीनियरिंग में तब फ्लॉपी डिस्क आती थी, और जो कंप्यूटर में जैसे सीडी ड्राइव होता है, यानी सीडी और डीवीडी आप लगा करके आप कुछ वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं या कुछ उसमें कॉपी कर सकते हैं। उस समय एक फ्लॉपी डिस्क भी आया करती थी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, और कंप्यूटर में उसके लिए स्लॉट बना होता था बाकायदे। अब वो नहीं आता है क्योंकि ये क्या हो गया, पुराना हो गया। तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है, इसमें बहुत कम मात्रा में इसकी जो कैपेसिटी थी, मेमोरी थी स्टोर करने की। आज के समय में हम पेन ड्राइव का इस्तेमाल कर रहे हैं, डीवीडी भी कहीं कहीं कोई आदमी इस्तेमाल कर लेता है, हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है एक्सटर्नल का। तो इस तरीके से ये फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी और इनके लिए कंप्यूटर में स्लॉट बना होता था। तो जैसे हम डीवीडी लगाते हैं वैसे ही हम फ्लॉपी लगाया करते थे, फ्लॉपी डिस्क। तो ये बहुत कम कम डेटा के, पता चले 25 MB के लिए इस्तेमाल की जा रही है, फाइल स्टोर कर सकते थे। तो ये डीवीडी जैसे स्टोर करता है चीज़ों को, इसे ये स्टोर करता था। कैपेसिटी इसकी बहुत कम होती है, यानी क्षमता बहुत कम होती थी स्टोर करने की। बहुत समय पहले इस्तेमाल होते थे। अब ना कंप्यूटर में स्लॉट आते हैं, ना फ्लॉपी डिस्क आती है, ना कोई इनको खरीदता है क्योंकि उससे आधुनिक चीज़ें बड़ी मात्रा में स्टोर करने वाले स्टोरेज डिवाइसेज आज के समय में आ चुके हैं। लेकिन उस समय यूज होते थे तो इन्हीं का प्रयोग होता था, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का, प्रोग्राम को इंसर्ट कराने के लिए। कीबोर्ड एवं माउस, आपने देखा जब मैंने चित्र दिखाया था, सीएनसी मशीन जो रखी है उसमें साफ साफ एक कंप्यूटर लगा है, उसमें कीबोर्ड लगा है और माउस रखा है। तो कीबोर्ड और माउस की सहायता से भी आप प्रोग्राम को या फिर आप इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों को या कमांड्स को एंटर करा सकते हैं, यानी कि प्रविष्ट करा सकते हैं। हम जो चाहते हैं हम प्रोग्राम भी इसी से प्रविष्ट करा सकते हैं। तो आपने देखा कीबोर्ड एंड माउस को हम क्या कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आज भी प्रयोग किया जा रहा है जब सीएनसी काम करती हैं, आपने ऊपर देखा भी। अगला है यूएसबी ड्राइव। यूएसबी ड्राइव का फुल फॉर्म होता है, आप सभी जानते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी क्या होता है, जैसे हम पेन ड्राइव यूज करते हैं तो वो क्या है, पेन ड्राइव एक यूएसबी है। तो यूएसबी के द्वारा हम क्या करते हैं, जैसे प्रोग्राम हम कहीं और बनाएं बाहर किसी और कंप्यूटर में, इसमें हम सेव कर लें, रख लें और उसको फिर वहां पर यूएसबी यानी पेन ड्राइव लगाएं और उस प्रोग्राम को लोड कर दें और प्रोग्राम फिर उसको फिर मशीन पढ़ करके आगे अपना काम शुरू कर देती है। तो ये आज के समय में भी चल रहा है। जो मशीन मैंने ऊपर दिखाई थी उसमें आप पेन ड्राइव में प्रोग्राम बाहर से ला करके इंसर्ट करके उसमें लोड कर सकते हैं। तो ये आज के समय भी यूज होती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सीरियल कम्युनिकेशन, जैसे डीएनसी में इस्तेमाल होता था। तो ये सीरियल कम्युनिकेशन नाम से पता चल रहा है, सीरियल मतलब सीरीज एक होती है, उसके द्वारा कम्युनिकेट करना। जैसे कंप्यूटर से सेंट्रल कंप्यूटर डीएनसी में लगा है और आप मशीनों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि संचार उनके बीच में आप कर रहे हैं, कुछ उनको डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रोग्राम भेज रहे हैं। तो कम्युनिकेशन हो रहा है किसके किसके बीच में, मशीनों और कंप्यूटर के बीच में। तो ये सीरियल यानी एक सीरियल होता है, उसके द्वारा जब कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसको सीरियल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यह क्या है, सीएनसी मशीन तथा कंप्यूटर के मध्य डेटा ट्रांसफर की एक विधि है। जैसे आपने डीएनसी में देखा, एक सेंट्रल कंप्यूटर है, मशीनें बहुत सारी लगी हैं, तो हमको उस कंप्यूटर से डेटा यदि ट्रांसफर करना है तो कोई माध्यम प्रयोग करना पड़ेगा ना, चाहे वायर लगाएं चाहे वायरलेस तरीके से करें। तो यही सीरियल कम्युनिकेशन है, सीएनसी मशीन तथा कंप्यूटर के मध्य डेटा ट्रांसफर की एक विधि है। तो सीएनसी मशीनों में सीरियल कम्युनिकेशन का प्रयोग प्रोग्राम डेटा को कंप्यूटर से सीएनसी मशीन को भेजने में किया जाता है। सीएनसी मशीन इस प्रोग्राम डेटा को अपनी भाषा में समझकर उसे क्रियान्वित यानी एग्जीक्यूट करके मशीनिंग ऑपरेशन करती है। आप समझ गए हैं। तो सीरियल कम्युनिकेशन के द्वारा कंप्यूटर से क्या करते हैं, हम प्रोग्राम या फिर डेटा को भेजते हैं सीएनसी मशीन में, और सीएनसी मशीन फिर उस कोड को, प्रोग्राम को डीकोड करके मशीनिंग ऑपरेशन करता है। तो सीरियल कम्युनिकेशन का जो प्रयोग है, डेटा, टूल इत्यादि की सूचना को कंप्यूटर से सीएनसी मशीन को भेजने में किया जा सकता है। तो सीरियल कम्युनिकेशन में डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक सीरियल पोर्ट
सीरियल पोर्ट मतलब एक ही सीरीज का पोर्ट क्या करते हैं सीएनसी में लगा देते हैं और उसी तरह का दूसरा सीरियल पोर्ट कंप्यूटर में लगा देते हैं। उसी तरह का मैं अब आपको चित्र दिखा देता हूं। ये अब आप देखिए, जैसे सीरियल पोर्ट डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक विशिष्ट प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, जैसे RS-232, RS-485 या फिर USB इत्यादि इस तरीके का। अब आप देखिए इस कंप्यूटर में, ये कंप्यूटर है सेंट्रल कंप्यूटर DNC सिस्टम है, वही जो ऊपर चित्र दिखाया था। ये बहुत सारी मशीनें लगी हैं, तो इनके बीच में कंप्यूटर निर्देश कैसे भेजेगा, कुछ तो माध्यम होना चाहिए। तो वो देखिए सीरियल कम्युनिकेशन के लिए RS-232 लगा हुआ है, RS-232 यानी RS-232 के द्वारा एक स्लॉट आपने इसमें लगाया होगा, एक स्लॉट इसमें, और उसको जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। अब जो कंप्यूटर निर्देश या प्रोग्राम या कमांड भेजेगा तो वो इस मशीन तक पहुंच जाएगा। तो इसको कहते हैं बच्चों सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल मतलब एक निश्चित एक क्रमांक होता है, पता है ना, प्रोटोकॉल फॉलो होता है। यानी RS-232 जैसे है तो वो इस कंप्यूटर में भी RS-232 यूज होगा स्लॉट, और जो मशीनें हैं CNC की उनमें भी RS-232 यूज होगा, और उनके बीच में कनेक्शन कर दिया जाएगा, और फिर ये कंप्यूटर उन मशीनों को निर्देश या फिर प्रोग्राम या फिर कोई भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद सातवीं जो तकनीक है वो है, कहते हैं ईथरनेट तकनीक। ईथरनेट का नाम आपने सुना होगा। घरों में कंप्यूटर, जैसे आपके घर में मॉडेम लगा हुआ है तो उससे आप वो जोड़ते हैं, राउटर से आप कनेक्शन इंटरनेट जोड़ते हैं, पीछे की साइड लगाते हैं जो केबल, उसी को कहते हैं ईथरनेट तकनीक। तो बच्चों कंप्यूटर तथा CNC मशीनों के मध्य डेटा या प्रोग्राम इत्यादि को भेजने के लिए ईथरनेट तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ईथरनेट वास्तव में क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्निक है। मतलब हमको बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना है, या मॉडेम से हमको बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ना है, तो वो केबल एक आती है ट्विस्टेड पेयर टाइप की, उससे हम कनेक्शन कर देते हैं। अब आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो इसमें ईथरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्किंग तकनीक है जिसमें कंप्यूटर तथा CNC मशीन के मध्य डेटा या प्रोग्राम इत्यादि ट्रांसफर करने के लिए वायर या फिर केबल का प्रयोग किया जाता है। तो ईथरनेट तकनीक क्या है, इसमें डेटा ट्रांसफर करने के लिए मान लीजिए कंप्यूटर और CNC मशीन के मध्य हमको प्रोग्राम भेजना है या डेटा ट्रांसफर करना है, तो वायर या केबल एक आती है, उससे हम दोनों को जोड़ देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं और फिर कर सकते हैं। तो वो कहलाता है ईथरनेट तकनीक। तो ईथरनेट तकनीक आज भी बहुतायत से प्रयोग की जा रही है। बहुत तेज गति से इसमें डेटा ट्रांसफर होता है और बहुत ही इफिशियंट तरीके से डेटा ट्रांसफर होता है। तो ईथरनेट तकनीक के द्वारा अधिक दक्ष तथा द्रुत गति से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। अब चित्र में ईथरनेट कनेक्शन हेतु प्रयुक्त ट्विस्टेड पेयर केबल दिखाया गया है और उसके पोर्ट को दिखाया गया है। इसको अब आप देख लीजिए। अब आपने ये कंप्यूटर में जरूर देखा होगा। ये देखिए, ये केबल है, ट्विस्टेड पेयर टाइप की ये केबल होती है। देखिए ये स्लॉट बना होता है, कंप्यूटर में पीछे ही बना होता है। आप देखिए मॉडेम जो आते हैं उनमें बना होता है, या राउटर जो होते हैं उनमें बना होता है। बस इसको क्या करते हैं, सीधे इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, ये जो लगी है ये क्या है, ये केबल इसको बोलते हैं। केबल मतलब एक तार आप कह सकते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल ये हो गई। अब इसको लगाने के लिए स्लॉट भी चाहिए। तो अब ये देखिए ट्विस्टेड पेयर केबल को पोर्ट कहते हैं, इसको पोर्ट या स्लॉट हम कह सकते हैं। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल लगाने के लिए क्या है, पोर्ट बना होता है। तो आप दोनों साइड से लगा के एक इसमें कनेक्शन कर दीजिए, दूसरा उस कनेक्शन दूसरे में कर दीजिए। यानी CNC मशीन में एक पोर्ट लगा दीजिए तो एक कनेक्शन उसमें हो गया, दूसरा आपके में कंप्यूटर में एक इसी तरीके का पोर्ट बना है उससे जोड़ दीजिए। तो उसको कहते हैं ईथरनेट कनेक्शन। तो ईथरनेट कनेक्शन के द्वारा हम अधिक दक्ष एवं द्रुत गति से प्रोग्राम ट्रांसफर कर रहे हैं, या कह लीजिए डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, या कुछ भी हम चीजें क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी दोनों के बीच में हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो आपने बच्चों देखा कि इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी चीजें आ गई। इनपुट का मतलब CNC मशीनों में डेटा ट्रांसफर या फिर जो भी कोई हमको प्रोग्राम भेजना है या कोई कमांड देना है तो कौन कौन सी चीजों का प्रयोग करते हैं, जल्दी से एक बार नजर डाल लेते हैं। पहले बहुत प्रयोग किए थे पंच टेप रीडर, देख रहे हैं आप, इसको पहचान गए होंगे, यही चीज लिखना है। मैग्नेटिक टेप रीडर, मैग्नेटिक, इसमें ये डिस्क यूज की जाती है इस तरीके से, जैसे रील होती है, जिसको रील आपने जरूर देखी होगी कैसेटों में। और उसके अलावा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, अब ये सब चीज़ें तो ऑब्सोलीट हो गई हैं, यूज नहीं की जाती हैं। कीबोर्ड एंड माउस का प्रयोग जरूर किया जाता है। USB ड्राइव का प्रयोग होता है 5वें नंबर पे। 6वें नंबर पे सीरियल कम्युनिकेशन, मैंने बताया सिलेबस में ऊपर सीरियल कम्युनिकेशन लिखा हुआ भी है। ये चित्र बना करके आप आसानी से इसको समझा सकते हैं, वही जो चित्र है DNC वाला। ईथरनेट तकनीक आप समझ गए होंगे, आपके घरों या ऑफिस में या कोई स्कूल कॉलेज में जरूर देखा होगा, जहां कंप्यूटर होगा इंटरनेट जोड़ने के लिए या किसी उससे कनेक्शन करने के लिए ईथरनेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ये नेटवर्किंग एक तकनीक है जो आज भी बहुत तायत से प्रयोग की जा रही है।
अब बात आती है, एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है सीएनसी मशीनों में मशीनिंग हेतु कारखंड का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स टू बी मशीन ऑन सीएनसी मशीन। यानी ये कहना चाह रहा है कि सीएनसी मशीनों में यदि हम मशीनिंग करना है तो कारखंड का चयन यदि हम करना चाहते हैं, यानी वर्कपीस को सिलेक्शन, वो किन कारकों पर निर्भर करते हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो चयन को प्रभावित करती हैं, यानी कि कारखंड का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बात आप समझ रहे हैं? तो सीएनसी मशीनों में मशीनिंग हेतु कारखंड का चयन करते समय किन बातों को ध्यान में रखना है, यानी सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स टू बी मशीन्ड ऑन सीएनसी मशीन्स। तो सीएनसी मशीनों में मशीनिंग हेतु कारखंड का चयन करते समय निम्नांकित कारकों को ध्यान में रखा जाता है। एक तो मटेरियल, यानी पदार्थ कौन सा है कारखंड का, तो पदार्थ के अनुसार ही कटाई औजार का चयन किया जाता है, उसी के हिसाब से कटिंग स्पीड का और फीट का निर्धारण किया जाता है। तो ये पदार्थ जो मटेरियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बहुत हार्ड मटेरियल होगा तो उसके लिए कटाई औजार अलग प्रयोग किया जाएगा, सॉफ्ट मटेरियल होगा तो अलग, कटाई स्पीड भी आपकी अलग अलग होगी और उसी के हिसाब से फीड का निर्धारण किया जाएगा कि एक बार में कितना फीड देना है। दूसरा जटिलता, यानी जो उत्पाद बनाना है उसकी वो कितना जटिल है, सिंपल है कि बहुत ज़्यादा जटिल है कि थोड़ा सा मीडियम जटिल है, कॉम्प्लेक्सिटी। तो उत्पाद की जटिलता के आधार पर कटाई औजार फिक्सचर का चयन किया जाता है तथा उसी के हिसाब से प्रोग्राम की रणनीति भी बनाई जाती है या प्रोग्राम का चयन किया जाता है। तीसरा टॉलरेंस, तो इसमें बहुत अच्छा, इसमें टॉलरेंस की कोई दिक्कत नहीं होती है, इसके बावजूद भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, कितना टॉलरेंस आपको चाहिए। तो कटाई औजार का चयन तथा प्रोग्राम रणनीति बनाते हेतु टॉलरेंस की आवश्यकता पड़ती है। अगला है संख्या। संख्या का मतलब क्वांटिटी से है, तो उत्पाद की संख्या के आधार पर भी कटाई औजार फिक्सचर इत्यादि का चयन किया जाता है और प्रोग्राम रणनीति बनाई जाती है। यानी कि यदि कम संख्या में उत्पाद बनाने हैं तो कटाई औजार फिक्सचर इत्यादि या प्रोग्राम अलग तरह का होगा। यदि बहुत बड़ी संख्या में लगातार उत्पाद बनने हैं तो फिर उसके हिसाब से कटाई औजार, जिग फिक्सचर और जो प्रोग्राम की रणनीति है वो अलग होगी। तो संख्या का भी बहुत महत्व है, उत्पादों की संख्या से मतलब है। कारखंड को पकड़ने वाली युक्तियां, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, जैसे जिग हो गया, फिक्सचर हो गया, तो कारखंड को पकड़ने वाली युक्तियां जैसे जिग, फिक्सचर इत्यादि का चयन भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगला है सीएनसी मशीन की क्षमता, मशीन कैपेबिलिटीज, यानी सीएनसी मशीन की क्षमता, प्रकार एवं साइज के आधार पर ही कारखंड का चयन किया जाता है। जैसे मैंने आपको दिखाया जो वर्कशॉप में रखी हुई वो सीएनसी ट्रेनर लेथ है, आप समझ रहे हैं, उसमें बहुत छोटे लेवल के और बहुत सॉफ्ट मटेरियल वाले ही उत्पाद बना करके दिखाए जा सकते हैं, वो ट्रेनिंग के पर्पज से है। इसी तरीके से अलग अलग साइज की अलग अलग क्षमता की मशीनें आती हैं जो इंडस्ट्री में प्रयोग की जाती हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है, सीएनसी मशीन की क्षमता कितनी है उसी के हिसाब से उसके प्रकार, उसकी क्षमता और साइज के आधार पर कारखंड का चयन किया जाता है। और एक सतह परिष्करण यानी सरफेस फिनिश हमको किस हिसाब से कितनी चाहिए, क्या लेवल उसका रहेगा, उसके हिसाब से भी ये चयन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये 7 पॉइंट्स निकल करके आए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। सीएनसी मशीनों में मशीनिंग हेतु कारखंड का चयन करते समय ध्यान में रखा जाता है। एक तो मटेरियल, पदार्थ क्या है उसका, उत्पाद का जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, टॉलरेंस कितना है, संख्या कितनी है, जो कारखंड को पकड़ने वाली युक्तियां हैं वो क्या है, कौन कौन सी हैं प्रयोग की जाएंगी, सीएनसी मशीन की क्षमता क्या है और सतह परिष्करण हमको किस तरह से चाहिए, रफ सरफेस चाहिए कि बहुत ही फाइन सरफेस चाहिए। अब हम बात आते हैं नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, परंपरागत एनसी में समस्याएं। जो एनसी मशीनें 1940 में मैंने आपसे बताया था कि बनी थी, तो उनमें प्रॉब्लम्स क्या थी शुरुआत में जो बनी थी, प्रॉब्लम्स विद कन्वेंशनल एनसी। तो एनसी मशीनें आधुनिक सीएनसी मशीनों का पूर्ववर्ती संस्करण है, अर्ली प्रेडेसेसर्स हैं, ये तो आप समझ गए। यानी आज जो सीएनसी मशीनें चल रही हैं उसके पहले क्या थी, एनसी मशीनें थी, यानी पुराना वर्जन है। तो उनमें क्या समस्याएं, दिक्कत आती थी, इसको समझना जरूरी है। पहली जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी प्रोग्रामिंग क्षमता की। जो एनसी मशीनों की प्रोग्रामिंग क्षमता थी वो सीमित थी, यानी कि लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज। परंपरागत एनसी मशीनों में सिर्फ सिंपल कमांड के द्वारा ही प्रोग्रामिंग हो सकती थी। जैसे कोई चीज हमको इधर से उधर मूव कराना है तो हम कहेंगे मूव हियर, या स्टॉप हियर, रोकना है तो स्टॉप हियर, ऐसे सिंपल प्रोग्राम ही उसमें बन सकते थे। तो सीमित प्रोग्रामिंग क्षमता थी उसमें, तो इसमें जटिल आकृतियां एवं डिजाइन बनाना संभव नहीं था।
दूसरी एक चीज है सीमित मेमोरी, यानी मेमोरी बहुत लिमिटेड थी। सीमित मेमोरी होने के कारण किसी दिए गए समय में सीमित संख्या में ही कमांड को स्टोर किया जा सकता है। जब मेमोरी कम है तो बहुत बड़ी संख्या में बड़े लंबे प्रोग्राम आप कैसे लिख पाएंगे, बहुत कम संख्या में कमांड का प्रयोग कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो था उसकी कमी थी कि सीमित मेमोरी यानी लिमिटेड मेमोरी थी एनसी की। तो सीमित मेमोरी होने के कारण एक समय में आप सीमित संख्या में ही कमांड को स्टोर कर सकते थे। सीमित मॉनिटरिंग यानी कि लिमिटेड मॉनिटरिंग, यानी मॉनिटरिंग क्षमता जो थी वो उसकी सीमित थी, बहुत कम मॉनिटरिंग कर पाता था। तो एनसी मशीनों में वास्तविक समय में मॉनिटरिंग की क्षमता नहीं थी, यानी वो मॉनिटरिंग नहीं कर पाता था कि बीच में घिसाव अगर टूल रेट बहुत ज़्यादा है या कहीं टकराव हो पा रहा है तो वो उसको फीडबैक नहीं मिल पाता था जिससे वो आवश्यक कार्रवाई कर सके, प्रोडक्शन रोक दे, मशीन को बंद कर दे या उसमें सुधार कर दे, वो नहीं कर पाता था। तो मॉनिटरिंग क्षमता इसकी सीमित थी। तो इससे क्या होता था, ऑपरेशन के दौरान त्रुटियों या समस्याओं को खोजने व उसमें सुधार करने में कठिनाई होती थी। आप समझ रहे हैं? तो सीमित इसकी मॉनिटरिंग थी, ये जो कि इसकी कमी थी। अगला है सीमित लचीलापन, यानी इसमें लचीलापन नहीं था। मैंने आपसे बताया जो सीएनसी और जो डीएनसी आ गई उनमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अधिक हो गई है, सीमित लचीलापन था। एक जो कमी थी वो उच्च लागत, हाई कॉस्ट बहुत अधिक थी, और दक्षता में कमी थी यानी लेस इफिशिएंट थी। तो ये जो परंपरागत एनसी मशीनें जो प्रारंभ में बनी थी उनमें क्या कमियां थी या क्या समस्याएं उनमें थी, समस्याओं की बात कर रहे हैं। एक तो उनकी सीमित प्रोग्रामिंग क्षमता थी, लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज। दूसरा पॉइंट लिखिए सीमित मेमोरी यानी लिमिटेड मेमोरी थी उनकी। तीसरा सीमित मॉनिटरिंग, लिमिटेड मॉनिटरिंग कर सकता था, मॉनिटरिंग की क्षमता रियल टाइम में उनके अंदर नहीं थी। लचीलापन बहुत कम था यानी सीमित लचीलापन था। लागत बहुत अधिक थी, उच्च कॉस्ट यानी हाई कॉस्ट थी। दक्षता में कमी यानी लेस इफिशिएंट, इफिशिएंसी उनकी अच्छी नहीं थी, ज़्यादा नहीं थी। अब समय के साथ एनसी तकनीक में नए विकास, यानी एनसी जो तकनीक है धीरे धीरे विकास हुए 1940 से आज तक होते आ रहे हैं। तो वो एनसी तकनीक में नए विकास कौन कौन से हैं ये इस टॉपिक में जानना चाहते हैं, यानी न्यू डेवलपमेंट्स इन एनसी क्या क्या हैं। तो समय के साथ आप देखिए एनसी तकनीकों में कई नए विकास देखने को मिले जिससे उत्पादन प्रक्रिया की दक्षता, इफिशिएंसी में और प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस में वृद्धि हुई। तो कुछ प्रमुख विकास जो देखने को आज हमको मिलते हैं एनसी मशीनों से यदि तुलना करें तो एक तो कैड कैम इंटीग्रेशन कर दिया गया। कैड कैम कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये इससे जुड़ गया। यानी कैड आजकल सॉफ्टवेयर आते हैं, कैड कैम सॉफ्टवेयर आते हैं, वो सीएनसी मशीनों के साथ जो इंटीग्रेशन, जो समन्वय हो गया है उससे बिल्कुल जटिल से जटिल आप डिजाइन बना सकते हैं। और प्रोग्रामिंग कंप्यूटर जो होता है सॉफ्टवेयर, जो कैड सॉफ्टवेयर कैम सॉफ्टवेयर होता है वो खुद ही प्रोग्रामिंग खुद से जनरेट कर देता है, जी कोड एम कोड। आप सोचिए कि कितना, तो ये कैड कैम समन्वय बहुत इंपॉर्टेंट है, कैड कैम इंटीग्रेशन। तो कैड कैम कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों के कारण एनसी मशीनों के लिए जटिल डिजाइन बनाने तथा प्रोग्रामिंग में क्या हुई, आसानी हुई। अगला है उन्नत प्रोग्रामिंग भाषा, यानी जो एडवांस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, नई एवं उन्नत प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे जी कोड, एम कोड, अभी हम आगे बात करेंगे इस पूरे जो सिलेबस में है, आईएसओ कोड, इनके कारण क्या हुआ, जटिल प्रोग्राम बनाना भी आसान हो गया। तीसरा जो बच्चों आया फीडबैक एवं मॉनिटरिंग सिस्टम में बहुत उन्नति हुई। फीडबैक एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी इंप्रूव्ड फीडबैक एंड मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया। तो फीडबैक एवं मॉनिटरिंग में उन्नति के कारण त्रुटियों या दोषों का पता लगाने तथा उनमें सुधार करना आसान होता है जिससे दक्षता में वृद्धि होती है। यानी ऑपरेशन के दौरान ही फीडबैक और मॉनिटरिंग सिस्टम इतना उन्नत हो गया, इंप्रूव्ड हो गया, एडवांस हो गया कि अगर बीच में कहीं कुछ कमी हो रही है, टूल ठीक से काम नहीं कर रहा है, घिसाव ज़्यादा हो रहा है, स्थिति ठीक नहीं है, तो तुरंत उसको बता देगा, उसको ठीक कर देगा, उस पर सुधार कर देगा। और अगर सुधार नहीं हो पा रहा है तो प्रोडक्शन को वहीं रोक देगा, मशीन वहीं रुक जाएगी ताकि उसमें ठीक से उसमें सुधार किया जा सके और आगे प्रोडक्शन खराब ना होने पाए। तो इतना जो है तो उन्नत तकनीक आ गई है फीडबैक और मॉनिटरिंग के लिए। स्वचालित तकनीकों में वृद्धि, इंक्रीज्ड ऑटोमेशन, स्वचालन एवं रोबोटिक्स तकनीक जो आती है, रोबोटिक्स आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, स्वचालन, ऑटोमेशन, इनमें उन्नति के कारण पूर्णतः स्वचालित एनसी उत्पादन सिस्टम बनाने में मदद। आजकल फुली ऑटोमेटिक सीएनसी आने लगी, तो किसकी वजह से, ऑटोमेशन की वजह से, रोबोटिक्स की मदद की वजह से। तो ये सिस्टम 24 घंटे और 7 दिन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऑपरेट हो सकते हैं जिससे उत्पादकता बढ़ाने और लागत कमी करने में मदद
मिलती है। इसके अलावा एक और इंडस्ट्री 4.0 समन्वय, जो आजकल इंडस्ट्री 4.0 इंटीग्रेशन आ गया, तो ये इंडस्ट्री 4.0 आ गया, तो एनसी मशीनों के इंडस्ट्री 4.0 तकनीकों जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये इंडस्ट्री 4.0 में कौन सी टेक्निक्स आती हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, इनके कारण मॉनिटरिंग, पूर्वानुमान, अनुरक्षण इत्यादि में बहुत मदद मिलती है। मॉनिटरिंग करने में मदद मिलती है, पूर्वानुमान और अनुरक्षण यानी प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में भी बहुत मदद मिलती है। तो इससे दक्षता में वृद्धि होती है और डाउन टाइम भी कम होता है। डाउन टाइम मतलब जितने समय के लिए प्रोडक्शन ठप होता है वो कम हो जाता है, प्रोडक्शन ठप होने की नौबत नहीं आती है। तो ये कुछ बच्चों मैंने मेन पॉइंट्स आपको बताए, जो तकनीकें आ गई हैं नई नई, किसके साथ में, एनसी तकनीक में नए विकास हुए हैं समय के साथ में, जो आज के समय में प्रयोग हो रहे हैं। नए एनसी तकनीक कौन कौन से विकास, एक तो कैट कैम इंटीग्रेशन, एडवांस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, इम्प्रूव्ड फीडबैक एंड मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया, इंक्रीज्ड ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स का प्रयोग है उनका होने लगा, और इंडस्ट्री 4.0 इंटीग्रेशन या समन्वय जो हुआ है उसकी वजह से इसमें बहुत जो है तो तकनीक में वृद्धि हुई है, नई नई विकास हुए हैं सीएनसी मशीनों में। तो एनसी में विकास हुए हैं, वही आज के समय में सीएनसी और डीएनसी के रूप में काम कर रहे हैं। अब इसमें अक्ष होती हैं, अक्ष की पहचान, एक्सिस आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो सीएनसी मशीनों में जो मैंने आपसे बताया था, आपको पता भी है, टूल मूव करता है, कटाई औजार, उसके अलावा आप वर्क पीस होता है वो भी रोटेट होता है। जैसे सीएनसी अगर हम लेथ की बात करें तो उसमें अक्षों की पहचान बहुत जरूरी है। तो सीएनसी मशीन में अक्षों की पहचान एवं उनकी स्थिति एवं गति की दिशा के आधार पर की जाती है। तो सीएनसी मशीन में मुख्यतः 3 मुख्य प्राथमिक अक्ष होती हैं, एक्स, वाई एवं जेड, तो जिनका विवरण निम्नवत है। सबसे पहले एक्स अक्ष की बात कर लेते हैं। तो एक्स अक्ष होता है, क्षैतिज अक्ष होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो कि मशीन में बाएं से दाएं गति करती है। यानी जो जैसे लेथ मशीन में नहीं हम जो पूरा का पूरे जो कटिंग टूल होता है उसको बाएं से दाएं मूव कराते हैं, तो वो मान के चलिए वो एक्स अक्ष होती है। तो यह क्या करता है, एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में कटाई औजार की गति को प्रदर्शित करता है। एक्स अक्ष क्या करता है, यानी बाएं से दाएं हम कह सकते हैं कि ये जो मशीन जो उसकी कटाई औजार की गति है वो किस में हो रही है, एक्स अक्ष में हम कह सकते हैं। दूसरा होता है वाई अक्ष। वाई अक्ष क्या होता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष होती है, यानी एक्स अक्ष के परपेंडिकुलर, जो मशीन में आगे पीछे गति करती है। यह कटाई औजार की आगे पीछे की गति को प्रदर्शित करता है। उसके बाद बात आती है जेड अक्ष की। तो जेड अक्ष भी एक ऊर्ध्वाधर अक्ष होती है, यानी एक्स, वाई और जेड अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष होती हैं। तो जेड अक्ष क्या ऊर्ध्वाधर अक्ष होती है, जो मशीन में ऊपर नीचे गति करता है, यानी जो स्पिंडल होता है वो ऊपर नीचे जब गति करता है तो हम उसको कहते हैं जेड अक्ष है। तो ये कटाई औजार की ऊपर नीचे की गति को प्रदर्शित करता है, हम उसको कहते हैं जेड अक्ष। यहाँ एक चीज जरूर नोट कर लीजिए, हमेशा बात माइंड में रखिए कि मशीन के प्रकार के आधार पर, यानी वर्टिकल जो कटिंग टूल है वो रोटेट हो रहा है या हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, उसमें ओरिएंटेशन में परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए सीएनसी लेथ में एक्स अक्ष कारखंड की लंबाई की दिशा में कटाई औजार की गति को प्रदर्शित करता है। यानी सीएनसी लेथ में जब हम कटाई औजार को मूव करते हैं तो किसके अलोंग करते हैं, जो कारखंड होता है, जो वर्क पीस होता है, जो कि चक में बंधा होता है, उसकी लंबाई के अलोंग हम चलते हैं, तो उसको एक्स अक्ष कहते हैं। और जेड अक्ष क्या होता है, कारखंड के व्यास की दिशा में कटाई औजार की गति को प्रदर्शित करती है। तो जब हम कटाई औजार के व्यास की दिशा में कटाई औजार को ले जाते हैं तो हम कहते हैं जेड अक्ष में। तो इस तरीके से ओरिएंटेशन में परिवर्तन हो सकता है। तो इसका जो पद नाम या डेजिग्नेशन होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो मशीन अक्ष डेजिग्नेशन या पदनाम, यानी मशीन एक्सिस डेजिग्नेशन इसको कहते हैं। ये कैसे, मतलब मशीन अक्ष को हम पहचाने कि एक्स, वाई और जेड कौन सा होगा, ये दायां हाथ का एक नियम होता है ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज मशीनों में। तो अब आप देखिए, पहले ये वाला जो तो मशीन है, आप देखिए ऊर्ध्वाधर अक्ष है इसकी, यानी वर्टिकल एक्सिस है, ये टूल वर्टिकली मूव कर रहा है। तो अब आप इसमें देखिए, तो दाहिना हाथ ये सामने रखना है, ये आपका दाहिना हाथ की स्थिति बनाइए, अंगूठे को बिल्कुल, अंगूठे के बगल वाली उंगली को और मध्यमा को, यानी अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को रखिए। तो एक्स अक्ष ये देखिए, एक्स अक्ष में ये अब आप देखेंगे तो एक्स अक्ष, अंगूठा जो है एक्स अक्ष में दिखा रहा है, एक्स की पॉजिटिव अक्ष को यानी धनात्मक को, वाई जो दिशा इंगित कर रहा है ये वाई की धनात्मक अक्ष को, और जो आपकी मध्यमा है यानी बीच वाली उंगली ऊपर की तरफ, वो जेड की पॉजिटिव अक्ष को दिखा रहा है। यानी हमको एक्स की पॉजिटिव अक्ष मिल गई, वाई की पॉजिटिव अक्ष मिल गई और जेड की पॉजिटिव अक्ष मिल गई। तो ये जो वर्टिकल एक्सिस मशीन है उसमें अगर आप दाहिने हाथ
की 3 उंगलियों को, अंगूठे के बगल वाली उंगली को और मध्यमा को यानी मिडिल एज को अब इस तरीके से रखें। तीनों को रख के देखिए, ये देखिए अंगूठे को ऐसे रखिए एक्स अक्ष में, और जो वाई अक्ष है वो देखिए ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष ऊपर की तरफ, तो ये एक्स अक्ष पॉजिटिव को दिखाएगा, वाई अक्ष पॉजिटिव को दिखाएगा, ये जो तर्जनी उंगली है अंगूठे के बगल वाली, और मध्यमा उंगली वो जेड की पॉजिटिव अक्ष को प्रदर्शित करेगी। कितना ईजी है, करके जरूर देखिएगा हैंड से। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल अक्ष वाली ये देखिए, ये इसका ये अक्ष कैसी है, क्षैतिज है। ये दूसरी तरफ वाले को आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इधर खिसका देता हूं, ये देखिए खिसक गया। ये दाहिना हाथ ही आपको करना है। ये अच्छा आप देखिए, ये क्षैतिज ये घूम रहा है, इसका जो कटर है। तो इसमें आप देखिए, इसको जो अंगूठे को है, ये देखिए ध्यान से, ये आपका अंगूठा है, ये आपके अंगूठे के बगल वाली उंगली है, और ये वाली है आपकी मध्यमा उंगली। तो तीनों को इसी तरीके से करके देखिए। तो अंगूठा है एक्स अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है इस दिशा में, देखिए पॉजिटिव एक्स को। तो ये जो अंगूठे के बगल वाली उंगली है तर्जनी, ये पॉजिटिव वाई अक्ष को दिखा रही है, और तीसरी जो आगे की तरफ आपने कर रखी वो जेड अक्ष को प्रदर्शित कर रही है। यानी एक्स, वाई और जेड तीनों अक्षों को आप इस दाहिने हाथ के नियम के द्वारा आप पहचान सकते हैं, उसका डेजिग्नेशन कर सकते हैं। तो ये डेजिग्नेशन बदल जाता है जो वर्टिकल एक्सिस मशीन है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस मशीन है। यदि ऊर्ध्वाधर गति करने वाली मशीन है तो आपको इस तरीके से प्रयोग करना है। इसको सब लोग पिक्चर खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें रोक करके इसमें जरूर बना करके देखिए। तीनों फिंगर्स का प्रयोग करना है। ये 2 फिंगर्स आपको दबा लेना है, ये वाली। तो एक्स अक्ष ये दिखा रहा है धनात्मक एक्स अक्ष, वाई अक्ष देखिए ये दिखा रहा है, और जेड अक्ष ऊर्ध्वाधर को दिखाएगा। इसमें आपको इस तरीके से बना लेना, दाहिने हाथ को ही क्षैतिज की दिशा में। तो एक्स अक्ष ये एक्स दिखाएगा अंगूठा, और ये दूसरी वाली जो उंगली अंगूठे के बगल वाली ये वाई को दिखाएगी, और जेड अक्ष ये आपको दिखाएगा मध्यमा उंगली, ये जेड अक्ष को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरीके से आपको ये 2 चित्र खींच करके इसमें अंगूठे से उस तर्जनी और मध्यमा उंगली के द्वारा आपको क्या करना है, सारी गति जो एक्स, वाई और जेड अक्ष को आपको परिभाषित करना है या उनको पहचानना है। इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज मशीनों होती हूँ दायां हाथ नियम, यानी राइट हैंड रूल फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मशीन। ठीक है बच्चों, अब ये लास्ट एक टॉपिक और बचा है जो आपके सिलेबस में लिखा है। बीच में हमने बात किया था एमसीयू में, उसका जो मुख्य घटक होता है वो पीएलसी होता है। तो पीएलसी क्या होता है, पीएलसी कंट्रोल, और इसके घटक कौन कौन से होते हैं, ये टॉपिक में हमको पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीएलसी कंट्रोल एवं इसके घटक, यानी पीएलसी कंट्रोल एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले पीएलसी का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। ऊपर मैंने आपको बताया था पीएलसी का फुल फॉर्म होता है पी से प्रोग्रामेबल, एल से लॉजिक और सी से कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, पीएलसी का मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो पीएलसी कंट्रोल एक प्रकार का कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि सीएनसी मशीनों में उपयोग किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, एक तो प्रोग्रामेबल होता है, यानी इसमें प्रोग्राम हम क्या करते हैं, फीड करते हैं, लोड कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं, और ये कंट्रोलर एक तरह का नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल प्रक्रियाओं एवं मशीनों को नियंत्रित करने के लिए पीएलसी को डिजाइन किया जाता है, तथा विशिष्ट कार्य कराने के लिए जो भी हमें कार्य कराना होता है इसके लिए इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। नाम से ही पता चल रहा है प्रोग्रामेबल, और ये लॉजिक कंट्रोलर है, यानी नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और इसकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, यानी की गई प्रोग्रामिंग के हिसाब से, इसकी डिजाइन के हिसाब से हम किसी भी इंडस्ट्रियल प्रक्रियाओं चाहे सीएनसी मशीनों को हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से हम चला सकते हैं। तो ये है पीएलसी का परिचय। अब पीएलसी के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, पीएलसी के जो मुख्य घटक होते हैं यानी मेन कंपोनेंट्स ऑफ पीएलसी, वो पहला होता है सीपीयू। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू प्रयोग होता है, कंप्यूटर में सीपीयू सभी तरह की गणनाएं कौन करता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम कहते हैं। तो वही उसी तरीके से पीएलसी को भी आप एक कंप्यूटर मान के चल लीजिए। तो उसमें जो गणना करने का कार्य होता है, से डेटा को प्रोसेस करने का कार्य होता है, वो प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है, और उसको हम सीपीयू भी बोल सकते हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो पीएलसी में अगर हम सीपीयू की बात करें तो वो सीपीयू जो होता है वो दिमाग होता है, मस्तिष्क में जैसे हम गणनाएं करते हैं, कंप्यूटर में जैसे सीपीयू का कार्य होता है, वैसे पीएलसी में भी सीपीयू का कार्य मस्तिष्क की तरह गणनाएं करना, उसको डेटा को प्रोसेस करना होता है। तो सीएनसी मशीन को नियंत्रित करने के लिए सभी तरह की जो आवश्यक गणनाएं हैं और जो लॉजिक ऑपरेशन है वो संपादित करता है सीपीयू। माइंड में जरूर रख लीजिएगा।
दूसरा होता है इनपुट मॉड्यूल। तो सेम बेटा ये कंप्यूटर की तरह ही है, पीएलसी क्या है, एक तरह का इंडस्ट्रियल कंप्यूटर भी आप इसको बोल सकते हैं। उसमें सीपीयू होता है इनपुट कराने के लिए। कंप्यूटर में जैसे हम कीबोर्ड और माउस का प्रयोग करते हैं और आउटपुट के रूप में प्रिंटर में या स्क्रीन में दिखाई देता है, तो सब कुछ बिल्कुल वही होता है। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, इनपुट मॉड्यूल हो गया। इनपुट मॉड्यूल क्या करता है? इनपुट मॉड्यूल विभिन्न प्रकार के सेंसर एवं डिवाइस जो लगे होते हैं उनसे प्राप्त सिग्नलों को डिजिटल फॉर्मेट में बदल देता है, जिसे पीएलसी द्वारा प्रोसेस किया जाता है। बात समझ रहे हैं बच्चों? तो इनपुट मॉड्यूल का काम क्या होता है? जो सेंसर लगे हैं मशीन में और डिवाइस लगे हैं उनसे सिग्नल प्राप्त करके उन सिग्नलों को डिजिटल फॉर्मेट में बदलकर पीएलसी को देता है, ताकि उसको ये सीपीयू जो लगा है उसको प्रोसेस कर सके। किसके द्वारा प्रोसेस किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। ये पीएलसी के ही द्वारा चाहे कह लीजिए, तो उसमें सीपीयू लगा होता है, वो उस डेटा को प्रोसेस करता है। अब ये आउटपुट मॉड्यूल्स क्या होते हैं? आउटपुट मॉड्यूल्स में क्या होता है? आउटपुट मॉड्यूल्स पीएलसी से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल देता है। एनालॉग का मतलब जैसे इससे मोटर कनेक्टेड है तो स्टेपर मोटर कनेक्टेड है तो उसको देगा कि मोटर को चलना है, इस तरीके से मतलब आउटपुट डिजिटल से प्राप्त होगा और उसको एनालॉग में बदल देगा। तो आउटपुट मॉड्यूल का प्रयोग सीएनसी मशीन के विभिन्न घटकों जैसे मोटर, वाल्व ऑपरेट करना है, सोलेनॉइड वाल्व चलाना है इत्यादि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एक और इसमें प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, यानी इसमें प्रोग्राम बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है, जैसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग डिवाइस कहते हैं, उससे प्रोग्रामिंग की जाती है। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग प्रोग्राम निर्माण के लिए किया जाता है, जो कि पूरे पीएलसी को नियंत्रित करता है। एक और कम्युनिकेशन इंटरफेस, मैंने बताया कम्युनिकेट करने के लिए भाई मशीन के साथ जोड़ा जाएगा, उसको संचार करना है तो कैसे जोड़ा जाएगा? तो कम्युनिकेशन इंटरफेस की सहायता से पीएलसी कंप्यूटर या किसी भी अन्य डिवाइस से कम्युनिकेशन संचार कर सकता है। इसके लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जैसे ईथरनेट का प्रयोग कर सकते हैं, मैंने आपसे बताया ट्विस्टेड वायर जो केबल यूज होती है, या फिर RS-232 इत्यादि का भी प्रयोग किया जा सकता है। कनेक्शन बनाने के लिए भाई कनेक्शन तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो कम्युनिकेशन इंटरफेस उसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो कम्युनिकेशन इंटरफेस के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ईथरनेट का या RS-232 इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग करके उसमें कम्युनिकेट कराया जाता है कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस से। और इसके अलावा पावर सप्लाई, भाई आपको पावर तो देनी पड़ेगी, विद्युत धारा की सप्लाई करनी पड़ेगी, विद्युत पावर देनी पड़ेगी। तो पावर सप्लाई की सहायता से पीएलसी कंट्रोल सिस्टम को आवश्यक विद्युत पावर की सप्लाई की जाती है। अब आप ये चित्र बना लीजिए सिंपल सा, और इससे पूरा कॉन्सेप्ट पीएलसी का क्लियर हो जाएगा। परीक्षा में ये चित्र बनाना है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, ये पूरा क्या है? ये आपका पीएलसी है। इसके मुख्य घटक लगे हैं। सबसे पहले तो इसका जो दिमाग होता है, मस्तिष्क, मैंने बताया सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कुछ इनपुट देना पड़ेगा ना, वो इनपुट कौन देता है? इनपुट मॉड्यूल। जैसे कंप्यूटर में हम देखते हैं सीपीयू होता है, उसको आप कीबोर्ड और माउस की सहायता से इनपुट देते हैं, आउटपुट दिखता है आपको स्क्रीन पर, तो इसमें आउटपुट मॉड्यूल होता है। तो इनपुट मॉड्यूल क्या होते हैं? मैंने बताया ना कि विभिन्न प्रकार के सेंसर लगे होते हैं, उनसे जो सिग्नल प्राप्त करके वो क्या करता है? इनपुट मॉड्यूल सीपीयू को देता है डिजिटल फॉर्मेट में। सीपीयू उसको प्रोसेस करके फिर आउटपुट मॉड्यूल में क्या करता है? इसमें जो भी स्टेपर मोटर और जो भी मोटर लगे हैं उनको ऑपरेट कर देता है, जो भी लोड जुड़ा होता है उसको चला देता है, यानी मूवमेंट यानी गति में ला देता है। और इसके अलावा देखिए इसमें प्रोग्रामिंग के लिए मैंने बताया ना एक प्रोग्रामिंग डिवाइस, तो नीचे एक प्रोग्रामिंग डिवाइस यानी सॉफ्टवेयर होता है, उससे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और पावर सप्लाई जो तीनों को, चाहे वो इनपुट मॉड्यूल्स हो, सीपीयू हो, चाहे आउटपुट, सभी अंगों को पावर सप्लाई दी जाती है इसके द्वारा, यानी विद्युत धारा की सप्लाई की जाती है। सिंपल सा देखिए ये कॉन्सेप्ट है, आपको 1 2 3 4 5 डब्बे बना करके बना देना है। वही कंप्यूटर के लिए जैसा डायग्राम बनता है सेम उसी तरीके का डायग्राम है। बीच में सीपीयू देखिए, मस्तिष्क भी मैंने बना रखी। सीपीयू क्या होता है? पूरे पीएलसी का ब्रेन होता है, यानी सारी की सारी कैलकुलेशंस, लॉजिक ऑपरेशंस जो भी है वो आपको सीपीयू द्वारा ही प्रोसेस की जाती हैं। इनपुट मॉड्यूल्स, आउटपुट मॉड्यूल, प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है, यहाँ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इसमें होता है, इसके द्वारा आप प्रोग्राम बनाते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं, सीपीयू में आप एंटर कराते हैं। और ये पावर सप्लाई आपको जो कि पावर देने का कार्य करता है। तो ये पीएलसी कंट्रोल के घटक, बस ये चित्र सीख लीजिए, इस चित्र को बढ़िया से जरूर कॉपी में बना लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या स्क्रीन को रोक करके तुरंत बना लीजिए, सारे जो घटक हैं उसको लिख लीजिए। ऊपर मैंने सारे घटकों को आपको समझा दिया है। तो ये बच्चों इस तरीके से लास्ट में यही था आपका
टीएलसी एंड इट्स कंपोनेंट, वो हमने समाप्त कर दिया। आपने देखा कि पूरे के पूरे जो टॉपिक्स थे चैप्टर 1 में निर्धारित थे, हमने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़े, उनके अर्थ को समझते हुए पढ़ा, और आप चाहे परीक्षा में लिखने को आ जाए आप उसको लिख सकते हैं, चाहे आपको आगे सीएनसी में आपको हाथ आजमाना हो, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करनी हो, तो भी आप ये थ्योरी जो आपने सिद्धांत आज पढ़े हैं, जो बेसिक फंडामेंटल सीखे हैं, वो आपके आगे चल करके बहुत काम आने वाले हैं। तो शुभकामनाओं सहित आज के इस चैप्टर को यहीं फिनिश करते हैं। फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूंगा दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में। लगातार हम इसी तरीके से एक एक पूरे ई लेक्चर में एक पूरा चैप्टर हम फिनिश करेंगे और सिलेबस के अनुसार फिनिश करेंगे। आराम से हम पढ़ेंगे ताकि आपको उसमें समझ में आए। तो बच्चों बने रहिए साथ में, नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।